गुड मॉर्निंग एवरीवन। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोविड कोविड के सिम्टम्स, होम क्वारंटाइन मेजर्स, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम गाइडेंस लेंगे फ्रॉम टू ऑफ द टॉप नॉच डॉक्टर्स। बिफोर मूविंग फर्दर टू द सेशन, मैं MVPM का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर करूँगा। It is of around 1 minute. शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। गुड आफ्टरनून अगेन। सो सबसे पहले मैं हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर धीरज और डॉक्टर रेणु, इनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स का, एंड वी होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहे, और वी सीक ऑल द गाइडेंस फ्रॉम द डॉक्टर्स। बट बिफोर दैट आई विल टेक 2 minutes to introduce both the doctors. Dr. Dheeraj Bhattad, he completed MBBS from BJ Medical College, Pune in 2000. After that, he did MD Medicine from the prestigious TN Medical College and Nair Hospital in Mumbai. And उसके बाद इन्होंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी TN मेडिकल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन टिल 2013. प्रेजेंटली ये सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, जो कि साउथ बॉम्बे का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे ही इज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन. इन्होंने अपने फाइनल ईयर MBBS में डिस्टिंक्शन इन मेडिसिन होल्ड किया है. ये कीन एकेडमिशियन है और बहुत सारे पब्लिकेशंस इन्होंने और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में ही हैज गिवन हिज प्रेजेंटेशंस, and he is a member of many of these publications also. पिछले 1 साल में उन्होंने सैकड़ों कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया है. कोविड के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट, केयर और मैनेजमेंट पे इन्हें बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है. सो वेलकम डॉक्टर भट्टड. हमारे साथ आज पैनल में है डॉक्टर रेणु गगर. इन्होंने अपनी पढ़ाई UK से की है
यूके से इन्होंने MRCP इन इंटरनल मेडिसिन किया है। इनका ओवरऑल 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसमें से टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जो कि इन्होंने यूके में की थी वो है करीबन 11 इयर्स की। डॉक्टर गगर भी HN रिलायंस हॉस्पिटल में शी इज एग्जीक्यूटिव इन हेल्थ चेकअप। शी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन होम क्वारंटाइन कोविड केयर। इन्होंने भी काफी सारे पेशेंट्स को होम क्वारंटीन का ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक किया है। शी इज ऑल्सो एन एग्जामिनर फॉर MRCP एग्जाम्स। Welcome, Dr. Renu, and it's really a pleasure to have both of you doctors with us. So the way this session is structured is कि first of all हमें डॉक्टर भट्टड़ एक presentation दिखाएंगे जिसमें वो काफी सारे topics cover करेंगे from COVID के symptoms to testing to prevention, vaccination, and just after that डॉक्टर गग्गर आप हमें पूरा गाइड करेंगे अबाउट व्हाट वी शुड डू अबाउट होम क्वारंटीन, उसके सारे गाइडलाइंस और वो सब। और इन दोनों के प्रेजेंटेशंस होने के बाद देन वी विल हैव अ ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जहाँ पे वी विल सी गाइडेंस फ्रॉम द डॉक्टर रिगार्डिंग ऑल द क्वेरीज दैट द पार्टिसिपेंट्स मे हैव। सो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। And over to you, Dr. Dheeraj, to start. Yeah, thank you. Good morning, everybody. Namaste and Jai Shri Krishna. I'll be sharing the screen. I'll speak simultaneously to save upon your time. First of all, I'm very thankful to MVPM, especially Dr. Mr. Malu ji, and of course Mahendra ji and Darshit also for taking a lot of efforts they have been taking last 1 week almost constant so that this webinar could be fructified. तो मैं भी दर्शित जैसे एकदम शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये प्रेजेंटेशन तो इंग्लिश में लेकिन हिंदी में बात करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम टाइम में कोविड के बारे में दे, ताकि आप और लोगों को ये अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत है बाहर वो कम हो जाए, ये मेरी कोशिश है। और थोड़ा डर कम हो जाए, अवेयरनेस बढ़े। दिस इज माय एम। सो आई स्टार्ट विथ सिंपल इंट्रोडक्शन। सबको पता है कोविड, बट कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना, CO वायरस डिजीज, और 2019 अभी 2021 में है। अभी भी हम इतनी सेकेंड वेव, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बट आई फील अगर अवेयरनेस रहेगा तो वी कैन प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। जैसे ये कोविड-19 एक डिजीज है, जैसे HIV एक वायरस है और एड्स एक डिजीज है। जैसे वायरस का नाम है SARS-CoV-2, तो इनफैक्ट मैं जब SARS-CoV-2 टेस्ट लिखता था तो लेबोरेटरी वाले तक बोलते थे कौन सा टेस्ट मांग रहे हो आप, एक्चुअली कोविड टेस्ट लिखते हैं, लेकिन ये वायरस का नाम है SARS-CoV-2। आपको सबको पता है। शॉर्ट में हिस्ट्री में बताऊंगा। 2013 में पहले ये SARS-CoV वायरस है, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, में टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करना चाहता हूँ, बट लंग्स में प्रॉब्लम करता है। और ये पहले 2003 में आया था, वो चाइना एंड आसपास के कंट्रीज में, लेकिन वो रुक गया। 2009 में आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू जिसको हम H1N1 बोलते हैं, वो भी यही फैमिली का है कोरोना वायरस। और अभी ये SARS-CoV-2 या ये सीवियर जो नया वाला कोरोना वायरस है जो हमको तंग कर रहा है। बट लोगों का मानना है कि जो लैब में बना है, मेरा जो भी स्टडी है उसके बारे में, कि ये जो लाइव एनिमल्स जो ये चाइनीज मार्केट में थे, तो हमारी बॉडी ये वायरसेस को फाइट करना सीखी नहीं है। बचपन से हम अलग अलग बीमारियों से जूझते हैं, लेकिन ये वायरस से हमारी बॉडी परिचित नहीं थी, और ये एनिमल से डायरेक्टली मैन में आ गया, तो ह्यूमन बींग्स को ये डायरेक्ट अटैक करने लग गया। और वर्स्ट पार्ट इज इट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली टू अदर पीपल, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ पैंडेमिक। तो आप खुद ही देख सकते हो, आपको खुद को पता होगा, ये जो फिगर है वर्ल्ड ओवर अभी मोर देन 15 करोड़ केसेस, काफी लंबा बड़ा फिगर है, और डेथ्स का भी फिगर बहुत ज्यादा है। ये बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1-2 में भी इतने डेथ्स नहीं हुए थे जितने ये डेथ्स है, 32 लाख डेथ्स। इंडिया में आपको ही पता है 2 करोड़ के पास चला गया है केस नंबर, और हमारे पास ऑलमोस्ट 2.25 लाख के ऊपर डेथ्स हो गए हैं।
as compared to, you see the world figures, Indian deaths figures are less because we are young population. हमारे पेशेंट थोड़े यंग है इसलिए फिर सर्वाइव हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस आर स्टिल मोर. एंड एज यू नो, महाराष्ट्र में है 1/4 केसेस, पहले तो 1/3 केसेस रहते थे. आज ही न्यूज़पेपर में आपने अगर पढ़ा होगा तो वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 50 लाख केसेस इन महाराष्ट्र, जो एक अच्छा फिगर नहीं है. इट इज मोर देन पीपल से, आप बोलोगे इटली यूके तो छोटे हैं, लेकिन रशिया से भी ज्यादा फिगर है वो. और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो आप अगर देखोगे तो इंडिया का अगर आज का स्टेटस है कि 4 लाख केसेस के ऊपर आ रहे हैं और 4000 डेथ्स, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बट 1% है. बट महाराष्ट्र में 1.5% डेथ्स से. रीजन अगेन मे बी वी आर लिटिल एडवांस्ड और थोड़ा सा ओल्डर एज पॉपुलेशन में ज्यादा ये पाया गया, इसलिए ये प्रॉब्लम होगा. तो ये हमको रोकना है और दिस कैन बी अवॉइडेड. आई थिंक वॉट एवर आई हैव पर्सनली सीन, पीपल हु हैव टेकन प्रिकॉशन utmost विद द मास्क एंड एवरीथिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हमने देखा है कि उनको कोविड जहां तक है वो नहीं हुआ है. 99% केस, आई एम नॉट टेलिंग 100%, इट्स बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस दैट आई हैव सीन दैट कोविड हैज हैपेंड. गेट टुगेदर फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ मिक्सअप कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है. मास्क पहन के प्रिकॉशन लेके करते हैं तो भी ठीक है. सो आई कम टू बैक टू द थिंग दैट ये फिगर जो मैंने बताया, एक्चुअल फिगर इससे बहुत ज्यादा होगा, खास करके इंडिया में, क्योंकि आपको पता है काफी लोगों को वायरस आके चला जाता है, स्पेशली यंग लोगों को और छोटे बच्चों को, और काफी लोग टेस्ट भी नहीं करते हैं. आपको ये भी पता होगा कि इनको प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया टेस्ट के लिए. तो इन जनरल मुझे पहले आपको शॉर्ट में बताना है कि पहले ऐसे माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी होती थी, अभी बहुत सिंपल है नॉन सीवियर यानी जो घर पे रहते हैं, जिनको कोई सिम्टम्स या तकलीफ नहीं है और हल्की फुल्की तकलीफ है, थोड़ा 2-3 दिन बुखार, खांसी, सर्दी, लेकिन उनका ऑक्सीजन कभी भी 94 के ऊपर रहा है. अगर 94 के नीचे जाता है तो हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोलते हैं, फिर उनको सिंपल नोज से ऑक्सीजन देते हैं या फिर मास्क से देते हैं. ये शॉर्ट में बोलता हूँ, NRBM यानी नॉन रिब्रीदर मास्क, यानी एक मास्क के नीचे बैग होती है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन होता है, ताकि हम पेशेंट को से 15, 20, 30 लीटर्स तक भी ऑक्सीजन दे सकते हैं. उसके आगे है वेंटिलेटर जैसा ही NIV होता है, लेकिन मास्क टाइटली फिट होता है इंस्टेड ऑफ द ट्यूब, तो उसको बोलते हैं NIV. आपने लोगों ने बहुत बार सुना होगा NIV बेड चाहिए, NIV बेड चाहिए. इसका मतलब है वो वेंटिलेटर ही होता है, लेकिन मास्क से वो हाई फ्लो ऑक्सीजन यानी काफी 70-80% ऑक्सीजन देते हैं. और एक चीज आपने काफी बार सुना होगा HFNC यानी हाई फ्लो नेजल कैनुला, यानी नोज का ही पाइप होता है लेकिन टाइटली फिटिंग होता है बहुत बैंड से, और बहुत हाई परसेंटेज में ऑक्सीजन जाते रहता है. ये नॉर्मल चीज है, वार्ड में हो सकती है. यूजुअली ये हाई फ्लो नेजल कैनुला और NIV हम ICU में ही देते हैं, क्योंकि पेशेंट थोड़े क्रिटिकल होते हैं. लेकिन जो क्रिटिकल की डेफिनेशन है वो है कि जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको वेंटिलेटर है, और एक्मो के बारे में भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं. जनरल मुझे चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेयरनेस रहे. लेस देन 5% पीपल, तो अगर 100 लोगों को कोविड हुआ है तो 60-70% को तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़े लोगों को छोटा मोटा सिम्टम्स, 10-15% लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम. लेस देन 5% विल लैंड अप इनटू वेंटिलेटर्स एंड अदर प्रॉब्लम्स. एक्मो यानी एक्स्ट्रा कैपिलरी मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, यानी क्या आपका लंग्स पूरा तरह से अभी डैमेज्ड है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो ही नहीं रही है, तो आर्टिफिशियली आपका ब्लड जैसे डायलिसिस मशीन में जाता है वैसे ये मशीन में जाता है, ऑक्सीजनेशन मिलता है और फिर से आता है. तो आपके हार्ट और लंग को तो ज्यादा कुछ काम करने की तकलीफ ही नहीं है. लेकिन ये मशीन्स बहुत कम है इंडिया में, बॉम्बे में भी मेरे हिसाब से 4-5 ही होंगे, तो बाकी सिटीज में तो मुश्किल ही है. अच्छे हॉस्पिटल्स में भी ये एक्मो मशीन्स नहीं होते हैं. इसका कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 50,000 पर डे होता है. तो इन जस्ट आई वांट टू टेल यू कि ऑक्सीजन का एक लास्ट परिसीमा जो बोलते हैं वो एक्मो है. एक्मो मशीन्स आर वेरी कॉस्टली, उसके लिए 8-10 लोगों की टीम लगती है, ब्लड जाता है, थिन होके आता है, क्लॉटिंग होता है, तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है. ऑलमोस्ट अगर वेंटिलेटर पे पहुंच गया है पेशेंट तो ऑलमोस्ट 50-60% डेथ के चांसेस होते हैं कोविड में. आई एम नॉट टॉकिंग अदर पेशेंट. और एक्मो में तो ऑलमोस्ट 90%. लेकिन फिर क्यों करते हैं एक्मो? एक्मो से हमको टाइम मिलता है कि पेशेंट का लंग्स अगर बहुत ही खराब है, अगर नहीं इंप्रूव होने वाला है, तो उसको नया लंग बिठा सकते थे, जिसको लंग ट्रांसप्लांट्स. तो ये हमारे कंट्री में भी बहुत कम फैसिलिटी अवेलेबल है. ओनली फ्यू मेजर सिटीज लाइक
दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में है, बट देन इट्स ओके। आई कम बैक टू द मेन टॉपिक। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि दिस थिंग्स आर देयर। तो हु फेस मोर प्रॉब्लम, इन लोगों ने ज्यादा ध्यान रखना है। जो सीनियर सिटीजन है सबको पता है, लेकिन यंग लोगों में भी हमने प्रॉब्लम्स देखी है। मैंने 2 चीजें हाईलाइट की है, एक ओल्ड एज एंड सेकंड ओबेसिटी। हमने ये भी देखा है ओल्ड पीपल है उनको डायबिटीज बीपी है तो उनको ज्यादा चांसेस है प्रॉब्लम्स होने की, लेकिन अगर उन्होंने अपना डायबिटीज बीपी कंट्रोल में रखा है तो उनको हमने देखा है कि प्रॉब्लम्स हार्डली होते हैं, और फिट होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। और यंग आदमी है और ओबेसिटी यानी बहुत मोटे हैं तो भी हमने देखा है कि उनको प्रॉब्लम्स फेस होगा। यंग नर्सेज भी थे हमारे, लेकिन 100 kg के थे तो उनको लंग्स में प्रॉब्लम होके ऑलमोस्ट लाइक अ वेंटिलेटर, जो हमने बोला नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मास्क से, उसके ऊपर जाना पड़ा। और अलग अलग और बीमारियां हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम्स ये लोगों को फेस करना पड़ता है। तो अगर ये फैक्टर्स है तो इन लोगों ने और भी प्रिकॉशंस लेना है, और भी स्ट्रिक्ट रहना है। घर पे भी हो तो मास्क पहनना है, अगर घर वाला कोई बाहर जा रहा है तो उससे दूरी मेंटेन रखना है, वो अगर पास में बैठा है तो मास्क पहनना है। ये मुझे बताना अभी है क्योंकि इन लोगों को ज्यादा स्पेशल केयर रखना है। बच्चों के लिए ज्यादा लोग वरीड रहते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग उनको इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट बहुत रेयर है। तो ये कैसे स्प्रेड होता है ये आपने कभी काफी जगह से सुना होगा, लेकिन अभी मोस्ट कॉमन रीजन बोल रहे हैं एरोजोल्स। एरोजोल्स यानी जब हम बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ या कोई छींकता है, कोई खांसता है, तो उनके नोज से माउथ से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन बोलते हैं या फिर सलाइवा के थ्रू वायरस भी बाहर आता है हवा में, और वो हवा में सस्पेंडेड रहता है, और कोई ब्रीथ करता है तो उसको अंदर चला जाएगा उनके नोज में या उनके थ्रोट में, एंड देन दैट पर्सन कैन फेस that virus can attach to the throat, nose and multiply and go then into the lungs. So but कोई नजदीक बैठा है और खांस रहा है, मास्क नहीं पहना है, और वो रूम में हवा अच्छी नहीं है, बंद पैक्ड रूम में बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होने की डर रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्लोज्ड रूम में मीटिंग्स अवॉइड कीजिए। अगर वेंटिलेशन अच्छा है ऐसे रूम में प्रेफरेंस देना है। ऑफ कोर्स अगर मास्क पहना हुआ है तो बेस्ट है। हमने इतने कोविड पेशेंट्स मैनेज किए हैं, इतने कोविड पेशेंट के पास में थे, ट्रीटमेंट किया है, तो भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हमने मास्क के साथ बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है। पीपी सैनिटाइजेशन मेरा विश्वास थोड़ा कम है, बट यस आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर कोई चीज पे पेशेंट के पास है या फिर आपके घर पे कोई आप टच कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड वॉश योर हैंड विद सैनिटाइजर और सोप वाटर। उसको हम फोमाइड्स बोलते हैं। अगर कोई चीज पे किसी ने यानी बात करते वक्त भी हमारे मुंह से निकलता है कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स, और मैं एक कार्टून दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये पर्सन बात कर रहा है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड है, और ये एक सलाइवा या फिर रेस्पिरेटरी नोज का जो म्यूकस बाहर जो सिक्रीशन है वो ड्रॉप के अंदर इतने सारे वायरसेस है। ये जब दूसरा पेशेंट ब्रीदिंग करता है जो पास में है, या फिर वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है, वो पर्सन चला गया लेकिन वो पर्सन बाद में उसने एंट्री की है और वो एरिया में वो उसने मास्क पहनी हुई नहीं है, so he has not worn a mask, तो ये पार्टिकल सब नोज में जाकर थ्रोट में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ लंग्स में भी जाके मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ ड्रॉपलेट जो बड़े होते हैं नीचे जाके जो टेबल है, लैपटॉप से, चेयर है या कई हैंडल्स है उसके ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं, और उसको टच करके अगर फेस पे, नोज पे, स्पेशली नोज माउथ अगर आप टच करते हो तो चांसेस है स्प्रेड होने का। बट ये डेटा बता रहा है कि अभी ज्यादातर चांसेस इनकी कम है। ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो हम बोल रहे हैं, फोमाइट, जो ये पार्टिकल्स किसी चीज पे पड़े हुए और आप टच करके आप उसको अपने मुंह पे या फिर नोज पे हाथ लगा रहे हो, मैक्सिमम ट्रांसमिशन इज ऑकरिंग बाय दिस, जो ये पार्टिकल्स हवा में होते हैं और आप ब्रीथ करते हो। इसलिए अगर इस आदमी ने भी, जो पेशेंट है, अगर पहना हुआ है मास्क, बहुत बार लोग असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जरूरी नहीं कि उनको सर्दी खांसी बुखार हो, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं है, यही प्रॉब्लम है कोविड में, दे कैन स्टिल स्प्रेड द वायरस। और जो लोग बीमार भी पड़ते हैं वो 5वें-6ठे दिन पे उनके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। इट इज वेरीज फ्रॉम 2 to 14 डेज जब आपको वायरस मिलेगा और सिम्टम्स आएगा, लेकिन फिर भी अराउंड 5 to 6 डेज के बाद आपको सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। लेकिन तब तक
आप और 3-4 लोगों को स्प्रेड कर देते हो। तो ये प्रॉब्लम है कोविड में और बाकी वायरसेस में, जो फ्लू के वायरसेस, स्वाइन फ्लू या जो भी फ्लू है, वो वायरस आपको सिम्टम्स है खांसी सर्दी तभी आप स्प्रेड करते हो। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आपको कुछ तकलीफ नहीं है, स्पेशली यंग लोगों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यू कैन स्प्रेड टू योर एल्डरली एट होम, पेरेंट्स एट होम। दैट इज द प्रॉब्लम। आइदर दे शुड बी वैक्सीनेटेड, आप भी वैक्सीन लो अगर चांस मिलता है तो, या फिर उनसे दूरी मेंटेन करो जब तक वैक्सीनेशन नहीं है। और उनके पास जाते हो तो भी मास्क पहन के जाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको कंप्लीटली निगलेक्ट कीजिए। तो ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 2 से 14 दिन यानी अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज के बाद आपको सिम्टम्स चालू होते हैं। तो एग्जैक्टली ये वायरस मैंने जैसे बताया, ये नोज या लाइन में जाके फिर वो लंग्स में जब पहुंचता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, बॉडी हर वायरस को जैसे या बैक्टीरिया को या फॉरेन बॉडी को फाइट करता है, जैसे बॉडी इसको भी अटैक करने की कोशिश करती है। तो ठीक है, बॉडी इसको अटैक कर रही है तो ठीक है, बट इस प्रोसेस में बॉडी खुद को भी डैमेज कर देती है। खुद के लंग्स में ही वो एक टाइप का, उसको बोलते हैं हथियार, हमारे सेल्स बनाते हैं जिससे पानी जैसा आना या फिर ब्लड क्लॉटिंग होना, ऐसी प्रॉब्लम से हमारा जो लंग्स एक छन्नी के जैसे चाय के, अगर वो थिक हो जाती है तो उसमें से यू विल नॉट बी एबल टू और एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो वैसे लंग्स में से ऑक्सीजन जब अंदर पहुंचना है तो वो नहीं पास ऑन होता और हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस चीज को हम निमोनिया बोलते हैं और हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो मैंने पहले बताया, एक लंग्स की प्रॉब्लम जिसमें सिंपल वर्ड में पानी भरना लंग्स में, जैसे अगर आदमी कोई पानी में या डूब रहा है समुद्र में या फिर रिवर में, जो वेरेवर। सो ये और एक प्रॉब्लम होती है कि क्लॉटिंग भी होती है। इसकी वजह से भी अगर ब्लड सप्लाई हो रहा है लंग्स को, जिसमें से ऑक्सीजन को बाहर अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, अगर उसमें ही क्लॉटिंग हो जाती है यानी ब्लड रुक जाता है तो फिर ऑक्सीजनेशन और सफर हो जाएगा। पहले ही लंग्स खराब हो गए हैं, ऊपर से ब्लड सप्लाई भी वो लंग्स में एरिया में नहीं जा रहा है तो और भी तकलीफ होती है। हार्ट अटैक्स, पैरालिसिस, ये भी रेयर प्रॉब्लम्स है, बट कॉमन प्रॉब्लम वी सी इज द लंग प्रॉब्लम्स। तो जस्ट एक शॉर्ट में, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, ये जैसे लंग्स है, इसको अगर एक्सपांड करूँ तो ऐसी नलियां है, ये बलून्स है, जिसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में अल्वियोलाई बोलते हैं। जब ये वायरस अंदर चला जाता है तो ऐसे पानी भर जाता है अंदर से। ये और कट सेक्शन है उसका, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स है, खून की नलियां जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, ये हवा इधर से आ रही है। अब ये पानी भरा हुआ है, ये भी अगर क्लॉट हो जाए तो अंदर से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना और ऑक्सीजन अंदर जाना, ये प्रोसेस ही खराब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम मेनली होती है। जो नॉर्मल हमारे लंग्स ऐसे होते हैं, आराम से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इजीली जाता है। तो ये मुझे जस्ट बताना था बैकग्राउंड की व्हाट प्रॉब्लम हैपेंस। इसके लिए आप बोलेगे ट्रीटमेंट, तो एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट लोग भूल जाते हैं। जब तक हमारा ये लंग्स खुद को वापस ये सिचुएशन से ये सिचुएशन में, ये अच्छी वाली सिचुएशन में लेकर नहीं जाते हैं, तब तक के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ दवाई, लेकिन ऑक्सीजन भी सपोर्ट करते हैं बॉडी को तब तक रिकवर होने के लिए। एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। ये लंग्स में नॉर्मली हमारे ऐसे ब्लैक दिखने चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़े व्हाइट होने लग जाते हैं, ज्यादा व्हाइट या बहुत व्हाइट हो जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये ज्यादा सीवियर कंडीशन है। तो क्या सिम्टम्स है कोविड के, ये मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ। आपको सब पता है, लेकिन 2 ही चीज मैंने मेन हाईलाइट किया। आई टेल यू व्हाई। ये बुखार आना सबको पता है, गले में खराश, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, वीकनेस, खाना कम जाना, उल्टी जैसे लगना। कोई लोगों में ऑलमोस्ट 1/3 लोग या 1/5 लोग यू कैन से हैव लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो। लेकिन लोग ये इससे बहुत डर जाते हैं, मेरा स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया। इट इज अ वेरी माइल्ड सिम्टम, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा वरी हम डॉक्टर्स को ब्रेथलेसनेस की होती है। फर्स्ट वीक में फीवर रहता है, अगर 2-3 दिन बुखार आके चला जाता है तो कोई वरी नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर बुखार 4-5वें दिन से ज्यादा चलने लग जाता है तो इसका मतलब वायरस से बॉडी फाइट कर रही थी, अभी ओवर रिएक्शन दे रही है बॉडी, जो लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, व्हाइट पैचेस आ जाएंगे लंग्स में, जो सिटी स्कैन में दिखते हैं, एक्सरे में दिखते हैं, और हमको पता चलता है कि पेशेंट को लंग्स में प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। और फिर ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, जिससे हम डरते हैं। इसलिए फिर मैंने रेड में 2 ही चीज लिखी है, एक फीवर और ब्रेथलेसनेस, स्टार्टिंग और एंड में, क्योंकि ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेशेंट को कभी पूछते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स पूछते हैं, वो बोलेगा सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो बोलता है
बुखार चल रहा है, किसी को हल्का बुखार है 99 100 तो भी ठीक है, 99 सॉरी नॉट इवन 100 के ऊपर पहुंच रहा है 102 103, 2-3 दिन के बाद बोल रहा हूँ मैं, चौथा पांचवा छठा दिन है, तो ये एक वार्निंग साइन है कि ये पेशेंट शायद थोड़ा सा वर्सन हो सकता है, तो हम उनको कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन रिकमेंड करते हैं। तो ये सिम्टम्स मैंने हाईलाइट किया, बट मेजॉरिटी यू कैन सी इन द स्लाइड, 80-90% लोगों को सूखी खांसी और कॉफ, सर्दी नॉर्मली इतनी नहीं होती है, बट अभी लोगों को कोविड होके गया है, वैक्सीन लिया है, इसलिए वायरस नोज और थ्रोट तक ही सीमित रह रहा है, लंग्स में और उनके बॉडी में नहीं फैल पा रहा है क्योंकि उनके पास एंटीबॉडीज है। तो कुछ कुछ सर्दी वाले चेंजेस और ऊपर वाले जो नॉर्मल हमको सर्दी के साथ जो सिम्टम्स रहते हैं वो अभी ज्यादा कॉमनली ये दिख रहा है। सो ये इस स्लाइड पे मैं रुकना चाहूंगा, काफी लोगों के क्वेश्चंस इस रिलेटेड होंगे। हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, जैसे Darshit, if I'm exceeding the time, you can just tell me because there's a lot to cover. Okay, so basically, first test which we do in the COVID test is the RT-PCR. RT-PCR test यानी क्या होती है, नोज और गले से सैंपल्स लेते हैं जो वायरस सिक्रीशंस में होंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी बेसिकली वायरस को मल्टीप्लाई करना है। तो वायरस को अगर हमने 10 बार मल्टीप्लाई किया और डिटेक्ट हो गया तो उसको बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड और सीटी वैल्यू। तो ये बहुत लोग पूछते हैं सीटी वैल्यू क्या है, सीटी वैल्यू क्या है। अगर वायरस को हमको 30, 35, 40 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा और फिर पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब आपके बॉडी में वायरस बहुत कम मात्रा में है, आप यूजुअली दूसरे को स्प्रेड नहीं कर पाओगे। अगर वायरस जल्दी डिटेक्ट होता है 10-15, यानी आप बहुत इन्फेक्शियस हो, आप दूसरों को स्प्रेड कर सकते हो। रेयरली ये भी हो सकता है कि सीटी वैल्यू थोड़ा कम कौन सा है, यानी वायरस बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो थोड़ी सीवियरिटी इलनेस की हो सकती है ज्यादा, बट इट इज नॉट डायरेक्टली कोरिलेशन। यानी लोग बहुत डर जाते हैं, मेरा सीटी वैल्यू कम है, मुझे बोला बहुत वायरस है बॉडी में, बट डिपेंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी वायरस से फाइट करती है। तो सीटी वैल्यू इज जस्ट अ मार्कर कि अगर वो कोई हॉस्पिटल्स में अगर 32 और कोई हॉस्पिटल्स में 35 के ऊपर लेते हैं तो उनको नेगेटिव बोलते हैं कि अभी ये वायरस इनसे दूसरों को स्प्रेड नहीं होगा। ये रैपिड टेस्ट जो है वो सिर्फ 50% सेंसिटिव है, तो जिसको बुखार, खांसी, गला खराश है, अगर जल्दी मालूम पड़ना है, आपके पास RT-PCR टेस्ट अवेलेबल नहीं है, आजकल बहुत लोड बढ़ा हुआ लैब्स के ऊपर, जल्दी आते नहीं है, तो आप रैपिड टेस्ट कर लो जो मोस्टली गवर्नमेंट सेंटर्स पे होते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स है और रैपिड टेस्ट पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव आया और हम डॉक्टर्स को लगा नहीं इनको तो कोविड का शक बहुत हाई है, तो हम फिर RT-PCR टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो रैपिड टेस्ट से क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी के टेस्ट में सिंपल एक सैंपल यूरिन का डाल के वो देखते हैं लाइन आई है तो प्रेग्नेंट है, नहीं है तो नॉन प्रेग्नेंट है। तो वैसे ये किट्स होते हैं जिसमें वो सेम सलाइवा उसका वो वेल में डालते हैं और लाइंस आती है क्या नहीं देखते, क्योंकि वायरस के कुछ वो पार्टिकल्स उसके अंदर रहते हैं जो स्टिक हो सकते हैं और लाइन आती है। इतना सिंपल है। और लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है सीटी स्कैन। अभी सीटी स्कैन वी शुड नॉट डू राइट एंड लेफ्ट। लोग क्या करते हैं, कोविड टेस्ट डिटेक्ट हो गया तुरंत सीटी स्कैन के लिए भागते हैं, ऐसे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेस्ट तो कर लिए, आप खुद के मन से कीजिए, कोई डॉक्टर को भी पूछिए मत अगर आपको सिम्टम्स है जो मैंने बताए। बट सीटी स्कैन विद द डॉक्टर्स कंसल्टेशन, यूजुअली प्लीज डोंट डू इट विद इन 5 days। अगर किसी को बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ऑक्सीजनेशन कम है तो तुरंत कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद आपको अगर बुखार चल रहा है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट आपने किए वो बढ़े हुए हैं, आपको थोड़ा चलने के बाद ऑक्सीजन थोड़ा डाउन हो रहा है, 98, 99 का 94, 95 पे आ रहा है, तो यस वी कैन कंसिडर सीटी स्कैन, जो हमारी लैंग्वेज में उसको HRCT बोलते हैं। और उसमें भी लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि ये क्या चीज है, ये CT स्कोर। तो बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है, अभी लोगों को कंफ्यूजन होता है, कभी सीटी ये साइकिल थ्रेशोल्ड है, वो टेस्ट में कितने बार आप वायरस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कम मल्टीप्लिकेशन में वायरस डिटेक्ट हो रहे हैं, बहुत वायरसेस है आपके बॉडी में, बट अगेन इट इज नॉट अ गुड मार्कर कि आपको बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। ये HRCT और पल्स ऑक्सीमीटर का ऑक्सीजन यही दिखाएगा कि आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स है क्या। जो मैंने पहले इनिशियल स्लाइड में बताया 94 के ऊपर है, कोई चिंता मत करो, आप घर पे रहो, आप अपना अलग रूम में रह के अपना रूटीन जैसे रेगुलर लाइफ है वैसे ही चलने दो। बट
रूम के अंदर। तो ये HRCT में क्या होता है, हर लंग्स में हमारे लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं, राइट साइड में 3 लोब, हर एक इसमें 5 एरिया में डिवाइड करते हैं, हमारे मेडिकल लैंग्वेज में उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो वो देखते हैं कि वो व्हाइट पैचेस जो है कितने सेगमेंट्स में है। तो वो अगर इधर ऊपर 2 सेगमेंट में, नीचे 3 सेगमेंट में, इधर 2 सेगमेंट में, तो उसको स्कोर 7 बोलेंगे आउट ऑफ 25। तो वो स्कोर जो अगर 9 के नीचे है अप टू 8 तो उसको माइल्ड बोलते हैं। इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो घर पे रह सकते हैं। ओनली वो बहुत ओल्ड है, उनको डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, फीवर चल रहा है, तो हम ये लोगों को एडवाइस करेंगे कि आप हॉस्पिटल में एज अ प्रिकॉशन एडमिट हो। बहुत बार हम देखते हैं लोग थोड़ा सा CT स्कोर 4-5 इमीडिएटली भाग जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उनको डर लगा रहता है। नो, डोंट वरी। और जो 9 to 15 है उसको मॉडरेट स्कोर बोलते हैं। यंग लोग रहेंगे, 9, 10, 11 स्कोर भी रहेगा तो भी कोई वरी नहीं। अगर उनका फीवर चला गया, फीवर था 4-5 दिन पहले था, अभी नहीं है, थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन थोड़ा 95 लगा और कुछ ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम था इसलिए CT करवाया होगा, तो अभी इनका जो प्रॉब्लम हुआ है लंग्स में अभी वो कम होने वाला है, वो बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, स्कोर 10 के ऊपर है और बुखार चल रहा है तो यस, देन वी आर वरीड, देन वी विल टेल। तो आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, फीवर बियॉन्ड 5 days वी टेक इट वेरी सीरियसली। एंड ये भी जो मैं बता रहा था आपको, ये CT स्कैन का वैल्यू अगर 15-16 के ऊपर है तो फिर डेफिनेटली उनको एडवाइस करते हैं, खास करके उनको ऑक्सीजनेशन 94 का नीचे जाता है तो उनको ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट देते हैं। तो CT सिवियरिटी स्कोर बिलो अगर 8 के नीचे है तो प्लीज इतना वरी मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल CT स्कैन उन लोगों को जरूरत ही नहीं थी। अगर आपका ऑक्सीजनेशन चलने के बाद अगर 94 के नीचे आ रहा था तो ठीक है, दैट इज ओके इफ द डॉक्टर हैज एडवाइज यू HRCT। ओके, और बहुत मैंने बताया वो 50+ डायबिटीज, BP, जिनको हाई रिस्क प्रॉब्लम्स है, जिनको बीमारियां है, उनको फीवर चल रहा है अभी 4-5 दिन के ऊपर, तो भी उन्होंने CT स्कैन किया तो भी अलग बात है। आई कम टू द नेक्स्ट थिंग कि अभी क्या करना है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो होम आइसोलेशन यानी घर पे रह सकते हैं। बहुत बार लोग इंटरचेंज करते हैं क्वारंटीन और आइसोलेशन को। जब बीमारी नहीं रहती है, आपके घर पे कोई पॉजिटिव है और आप उनके संपर्क में आए हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड क्वारंटीन, जब आप सेपरेट हो जाते हैं अपने आप को। और जब आपको प्रॉब्लम है जैसे कोविड है तो उसको आइसोलेशन बोलते हैं। बट ठीक है, इंटरचेंजेबली हम भी यूज करते हैं। तो इसके बारे में तो डॉक्टर रेणु आपको क्लियरली सब डिटेल बताएंगे कि आपका ध्यान क्या रखना है, घर वालों ने क्या ध्यान रखना है, कब टेस्ट करवाने हैं, उन लोगों ने कब हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो दिस थिंग विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर रेणु, सो आई विल नॉट स्पीक अबाउट देम। अगर आपके पास सेपरेट फैसिलिटी नहीं है घर पे, सेपरेट बेडरूम नहीं है, स्पेशली विद अटैच टॉयलेट, देन आपको फिर क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर में जाना रहता है, जहाँ पे दूसरे कोविड पेशेंट है तो कोई वरी नहीं है। और मैंने बताया फीवर 5 दिन के ऊपर है, आपको अनइजीनेस, ब्रेथलेसनेस है, ऑक्सीजन आपका 94 के नीचे है, तब आप हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़ता है। और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है कोविड की। अगर मैं इतनी सारी दवाई दिखाऊंगा, लेकिन जो नॉर्मल 80-90% लोगों को सिर्फ पैरासीटामोल लेना है, खांसी का सिरप भी जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा होगा तो ले सकते हैं। नॉर्मल खाना और थोड़ा वार्म लिक्विड्स, पॉजिटिव आउटलुक, या बेसिकली जो बहुत सोचते रहते हैं, हमने भी देखा जो बहुत पॉजिटिव है, somehow we have seen that they come out to COVID very easily, और जो रेगुलरली अपना डायबिटीज, BP अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा प्राणायाम, सो दोज आल्सो डू वेल। सो ये चीजें ही ट्रीटमेंट है। तो अभी इतनी दवाइयां हमने सुनी रोज, कल भी वो 2DG आपने और एक नया मेडिसिन सुना होगा, बट ये सब थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने सुना होगा बहुत शोर मचा था HCQS, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो बाद में पता चला कि इतना इफेक्टिव नहीं है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हर एक आदमी ये विटामिन लेता है, जिंकोविट, और आपने सबने सुना होगा अभी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड हो गया है वो। सब डायबिटीज, इंसुलिन, सबको पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। बेसिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी ग्रेट। ये सिर्फ थोड़ा बहुत आपको इम्यूनिटी हल्की 1-2% इंप्रूवमेंट देगा, विटामिन C भी। मेन वर्क इज डन बाय योर बॉडीज इम्यूनिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका बॉडी वायरस के साथ फाइट करता है। तो ये मेडिसिन का रोल ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, 1-2% ऑल्सो यू गेट बेनिफिट। आई डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम यू, बिकॉज बाकी ऑप्शंस अच्छे अभी तक अवेलेबल नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन आपने सुना होगा, एजी और डॉक्सी, तो ये एंटीबायोटिक है, दे डोंट वर्क अगेंस्ट कोविड। बट कभी कभी लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं, थ्रोट में कभी दूसरे बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं पेशेंट को, तो हम
ये देते हैं। इसमें मैंने एक चीज लिखी नहीं है, वो आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक स्केबीज करके है इसको जो खरूज बोलते हैं, या फिर दूसरे चीजों के लिए जो पैरासाइट इन्फेक्शन बोलते हैं, स्किन के या डर्मेटोलॉजिस्ट ज्यादा यूज करते हैं। तो वो मेडिसिन थोड़ा बहुत वायरस रेप्लिकेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन वो भी बहुत ग्रेट दवाई नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि ये विटामिन है, जिंक वाले या विटामिन सी या आइवरमेक्टिन जो मैं बता रहा हूँ, इनकी कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं है, इसलिए हम भी दे देते हैं, क्योंकि पेशेंट को भी एक थोड़ा प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, अच्छा लगता है कि कुछ मेडिसिन ले रहे तो मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इसलिए भी एक थोड़ा हमारा ये रहता है कि let the patient have it, तो patient will also feel better. Okay, next you might have heard about Fabiflu या Favipiravir। तो ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट करना है। विद इन 3-4 डेज अगर बुखार आया, आपने इमीडिएटली टेस्ट की और स्टार्ट कर दिया तो इसका फायदा होगा। जितना लेट स्टार्ट करोगे तो इतना फायदा नहीं होता है। ये एट द मोस्ट क्या करता है, 12 दिन आपके पास वायरस बॉडी में रहेगा तो उसको 9 दिन में क्लियर करेगा, 2-3 दिन जल्दी क्लियर करेगा, हल्का फुल्का सीवियरिटी कम करेगा, बट ओवरऑल जो सीरियस कोविड है और डेथ से बचाना है उसको ये नहीं इतना हेल्प करता है। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया, आपको बुखार चल रहा है तो डेफिनेटली लीजिए। कुछ लोगों को नहीं लेना है, वो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ अभी, क्योंकि लैक ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। रेमडेसिविर आपने सब सुना होगा, इतना मिल नहीं रहा है, सब जगह वही है, बट रेमडेसिविर फेविपिराविर के जैसे वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है। ये इंजेक्शन है, ये हॉस्पिटल में दिया जाता है। इंडिया में तो यू नो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लोगों को बेड्स नहीं हॉस्पिटल में, तो घर पे भी लोग देते हैं, लोग डे केयर के जैसे जाते हैं, वो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट थिंग। अगर आप छोटे से प्लेस पे भी एडमिट होके ये रेमडेसिविर लेते तो चलेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन चाहिए हार्ट रेट के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम स्टोरी है, अगर 6-7वें दिन या मैक्सिमम 8-9 दिन के अंदर आप देते हो तो फायदा करेगा, क्योंकि वायरस तब तक मल्टीप्लाई करता है, अराउंड 9-10 डेज के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है, दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट यूजफुल। तब तक उसने लंग्स में डैमेज कर दिया है। अभी लंग डैमेज रोकने के लिए नेक्स्ट सब दवाइयां है, तो ये कुछ थोड़ी बहुत दवाइयां है, तो वो रेमडेसिविर बाद में इतना यूजफुल नहीं होता है। खास करके लोग 13वें-14वें दिन पे एडमिट होते हैं, लंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तब उसका कोई रोल नहीं है। अगर उस टाइम में स्टीरॉइड्स, जो मैंने पहले बताया, हमारी बॉडी वायरस के साथ फाइट कर रही है, उसमें वो हथियार यानी बॉडी एंड ये जो साइटोकाइंस बोलते हैं हम उसको, तो ये जो हथियार वायरस के अगेंस्ट बना रही है, उसमें हमारे बॉडी के लंग्स में भी डैमेज हो रहा है, वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको रोकने के लिए स्टीरॉइड्स है। इनफैक्ट स्टीरॉइड्स अब हमारी इम्यूनिटी कम कर रही है, लंग्स में पानी कम हो जाएगा, ब्रीदिंग अच्छा हो जाएगा, वो एक अच्छा 30% चांस है कि डेथ कम होने के चांसेस है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो, आई वांट टू टेल अबाउट वन इंपॉर्टेंट थिंग, स्टीरॉइड सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए पेशेंट्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर पेशेंट हु आर एट होम। अभी लेकिन मजबूरी में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, 5वें-6ठे दिन के बाद फीवर है, थोड़ा सीटी में चेंजेस है और ब्लड रिपोर्ट्स बढ़े हुए हैं, तो फिर हमको मजबूरी में कभी कभी थोड़ा सा स्टीरॉइड देना पड़ सकता है, अगर अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल बेड, या फिर पेशेंट को बहुत सारे और अलग प्रॉब्लम्स है। लेकिन वो भी हम डायबिटीज वाले पेशेंट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट द शुगर टू शूट अप और प्रॉब्लम्स हो जाए। एक्टेमरा करके इंजेक्शन सुना होगा, टोसिलिजुमैब, टोसी, वो भी ऑलमोस्ट 40,000 का इंजेक्शन है, जो यू माइट हैव हर्ड कि ब्लैक मार्केट में तो अभी 2 लाख 4 लाख ऐसा चल रहा है। ये क्या करता है, जो मैंने बताया हथियार बॉडी बना रहा है, उसमें साइटोकाइंस बोलते हैं, उसमें से एक साइटोकाइन होता है IL-6। ये IL-6 के लेवल्स हम करते हैं, अगर उसके लेवल्स बहुत हाई है 200-300, तो टोसिलिजुमैब IL-6 से लंग के डैमेज को रोक सकता है। तो उसको, अगर पेशेंट को लंग्स में थोड़ा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और थोड़ा बढ़ रहा है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, या फिर थोड़ा 10-15 लीटर ऑक्सीजन है, आपको लग रहा है ये बिगड़ने वाला है, तो उन लोगों में हम टोसिलिजुमैब यूज करते हैं ताकि सीरियस नहीं हो जाए। ये पेशेंट, ये स्टीरॉइड टोसिलिजुमैब याद रखना, ये हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, तो हम लंग्स के प्रॉब्लम्स थोड़े कम होंगे, लेकिन हमको निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, खास करके अगर आपको डायबिटीज है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं कि अभी कोविड खराब हो गया है पेशेंट तो अभी इनको टोसिलिजुमैब दे दो, वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग ऑल दिस मेडिसिन।
प्लाज्मा आपने सुना होगा, प्लाज्मा यानी एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज जो कोविड पेशेंट ठीक होता है कोविड से, तो उसके ब्लड में, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं। तो प्लाज्मा भी, जैसे मैंने ये बताया फेविपिराविर, रेमडेसिविर, वैसे प्लाज्मा भी 8-10 दिन के अंदर पेशेंट को मिल जाता है। तो वायरस जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वो एंटीबॉडीज जाके अटैक करके उसको रोक देंगे। तो प्लाज्मा को रोल है, बट हम बहुत सिलेक्टेड लोगों में, अगेन किसी को रेमडेसिविर नहीं दे पा रहे हैं, किसका किडनी का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को हम प्लाज्मा देते हैं। और एडवांस स्टेज में अगेन प्लाज्मा का इतना रोल नहीं, क्योंकि तब तक पेशेंट के खुद के ही एंटीबॉडीज बन जाते हैं। बिफोर गोइंग टू दिस मेडिसिन आई वांट टू टेल, अभी एंटीबॉडीज बन रहे हैं, इसकी नॉलेज अभी तक पूरे, आई थिंक टीवी पे भी, अभी मीडिया में भी इसको हाईलाइट नहीं कर रहे। दैट आई एम वेरी सरप्राइज्ड। बाकी सब चीजों पे हाईलाइट कर रहे हैं। अभी जैसे आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एंटीबॉडीज, जो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज है, प्लाज्मा में नेचुरल एंटीबॉडीज होते हैं वायरस के अगेंस्ट, अभी आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज भी अवेलेबल है, जो डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। आपने सुना होगा रेजिन्यूरॉन कंपनी का था। वैसे इंडिया में रोश कंपनी अभी तक सिप्ला के थ्रू मार्केटिंग करने वाले हैं। तो ये किन के लिए है? जो 50+ है, उनको डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम है, अभी वायरस डिटेक्ट हुआ है और लग रहा है कि ये पेशेंट सीरियस होने वाला है, तो उसको ये अर्ली स्टेज में इमीडिएटली आईवी या फिर कभी कभी स्किन के नीचे एंटीबॉडीज दे देते हैं, ताकि वायरस को उधर ही रोक ले और वो बढ़े नहीं और फिर आगे के प्रॉब्लम्स ही नहीं हो और ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़े। ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, ये नहीं। तो ये एंटीबॉडीज आई थिंक विल बी यूज मोर एंड मोर इन फ्यूचर टू प्रिवेंट प्रॉब्लम। यंग लोगों के लिए नहीं, जिनको लगता है कि ये पेशेंट थोड़ा सीरियस होने का डर है, ये बहुत हाई रिस्क पर्सन है, हाई रिस्क पेशेंट है। नेचुरल एंटीबॉडीज यानी प्लाज्मा, जो मारुति कार है, और एंटीबॉडीज यानी मर्सिडीज बेंज, आप समझ लो। सो बेसिकली ये एंटीबॉडीज हमारे वैक्सीन से भी जनरेट होते हैं, इसलिए वी विल एनकरेज पीपल टू टेक वैक्सीन सो दैट यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरस। और खून गाढ़ा होकर क्लॉटिंग होने का डर रहता है लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में, तो उससे भी पैरालिसिस, हार्ट प्रॉब्लम्स और कुछ हो सकते हैं। लंग्स में अगर क्लॉटिंग हो तो और ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। तो हेपरिन नाम का खून पतला करने का इंजेक्शन हम पेशेंट्स को यूजुअली देते हैं। ओके, सो आई ब्लड टेस्ट ज्यादा डिटेल नहीं कवर करूंगा, ये टेक्निकल है, ये डॉक्टर रेनू कैन हाईलाइट अबाउट सिंपल ब्लड टेस्ट। लेकिन शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सीआरपीएन है वही है हमारा जो बॉडी एक टाइप का साइटोकाइंस टाइप का बना रहा है वन में। एक इसमें मैंने बताया IL-6 अक्यूट फेज रिएक्टेंट बोलते हैं, जो इनकी लेवल्स अगर बहुत हाई होती है तो हमको पता है कि ये पेशेंट थोड़ा शायद फ्यूचर में बिगड़ सकता है, उनके ऊपर क्लोज वॉच रखना है हमको। यूजुअली ऑल दिस ब्लड टेस्ट आर डन एट इन द हॉस्पिटल, सेकेंड डे थर्ड डे पेशेंट को करते हैं। घर पे अगर हमको लग रहा है पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं तो हम कभी कभी ये ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं। और फेरिटिन यानी आयरन लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाना, LDH यानी हमारे लिवर में होता है, हार्ट में होता है, इसकी लेवल्स अगर बढ़ जाती है तो हमको पता चलता है इनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। डी डाइमर यानी हमारा क्लॉटिंग रिस्क, ब्लड में क्लॉट्स होने का डर है, तो उनको खून पतला करने का इंजेक्शन, टैबलेट्स या कभी कभी सिंपल एस्पिरिन भी दे देते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या है वैक्सीन, उसके बारे में शॉर्ट में मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी तक हमारे पास प्रिकॉशंस है। जब तक वैक्सीन हमको लगती नहीं उसके बाद भी प्रिकॉशन है। वैक्सीन के बाद हमको ये नहीं होगा कोविड, ऐसा नहीं है, बट हमको सीवियर कोविड नहीं होगा, बहुत ज्यादा सीरियस लंग्स प्रॉब्लम होके हम आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, वो नहीं होगा। तो वैक्सीन अगर आपको उससे बचाती है तो भी काफी है। 100% हॉस्पिटल आईसीयू से, डेथ से बचाती है। कोविड नहीं होगा ऐसा नहीं है। कोई कोई लोग बोलते फिर भी तो कोविड हो गया, बट हल्का फुल्का कोविड होके चला गया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो फेस मास्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई हाईलाइटेड। ऑफ कोर्स घर पे आजकल गवर्नमेंट ने हमको फोर्स किया और हमको भी ये रखना है कि जहां तक पॉसिबल है हम लोगों भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं रहे। ओपन वाली एरिया में तो भी ठीक है, क्लोज्ड एरिया में जहाँ पे फंक्शन हो रहे, पार्टीज हो रहे, ऐसी जगह आगे भी आपको हमको अवॉइड करना है। और बिकॉज इंडिया में वैक्सीनेशन काफी हद तक 45 के ऊपर, तो आई थिंक इट हैज रीच्ड 25% एंड एन एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट, और 25%, तो अच्छी बात है। आई एम टॉकिंग 1 डोज, 2 डोज का रेशियो अभी थोड़ा कम है। सो स्लोली वंस द वैक्सीनेशन इंप्रूव, शायद थोड़ा सा नॉर्म्स ये थोड़े से कम हो जाएंगे, ये स्ट्रिक्टनेस कम हो जाएगा, खास करके सब वैक्सीन वो लोग साथ में है तो। ओके,
सो जस्ट शॉर्ट में डॉक्टर रेनू इनके बारे में बताने वाली भी, क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू हमारे लिए प्रैक्टिकल है कि ये सिंपल जो सर्जिकल मास्क है, सिंपल वाला जो गवर्नमेंट ने 4 रुपीज के कैपिंग पे कर दिया है, वो इजी होता है पहनना है, डिस्पोज करना है, और ऑफ कोर्स डिटर्जेंट वाटर या फिर हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डिप करके, क्योंकि हमारे पास कोई हॉस्पिटल जैसे बायोमेडिकल वेस्ट और एडवांस कंट्रीज जैसे हम ऐसे घर पे तो नहीं रखते हैं। और N95 मास्क आई टेल इट्स नॉट नीडेड। अगर आप कोविड पेशेंट का ख्याल रख रहे हो, उनको बहुत ओल्ड है, उनके साथ रहना जरूरी है, उनको उठाना है, नहलाना है या फिर व्हाटएवर, तो फिर आप N95 मास्क भी पहनिए। अदरवाइज आपके लिए सिंपल सर्जिकल मास्क इज बेस्ट। नहीं तो फिर आपको रीयूज करके फेस मास्क है, ज्यादा आपको जगह जाने जरूरी नहीं है, एक थोड़ा सा शॉपिंग करके ही आना है, तो सिंपल फेस मास्क भी ऑल्सो इट बी गुड। तो शॉर्ट में मैं प्रिकॉशन बताऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अपने दुकान या शॉप, हमारे कम्युनिटी में तो ज्यादातर लोगों बिजनेस में नहीं है, शॉप्स पे ही है, तो बेसिकली आप खाना पीना करके जाइए ताकि आप मास्क उतारने की जरूरत नहीं पड़े आपको। वहां पे आप अपने पास सैनिटाइजर रख सकते हो, साबुन से हाथ धोना, वाटर एंड सोप इज द बेस्ट। प्रिफरेबली आप स्टेयरकेस यूज कीजिए, लेकिन अगर लिफ्ट में है तो थोड़ा सा मास्क अच्छी तरह से पहना हुआ चाहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली लिफ्ट है तो अवॉइड करके दूसरा लिफ्ट जा सकते हैं। और कार में है तो कार के विंडोज, अगर ज्यादा लोग हैं तो प्रिफरेबली ओपन रखिए। अगर घर के ही लोग हैं तो ठीक है, ऑफ कोर्स इफ नोबडी इज हैविंग एनी सिम्टम्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको ट्रैवल करना है, लोकल में या फिर बसेस में, तो भी आप विंडोज के पास प्रेफर कीजिए अगर पॉसिबल है, तो वेंटिलेशन से वायरस निकल जाएगा। अगर अच्छा मास्क पहना हुआ है तो भी कोई इतना डर नहीं है। ओके, ऑफिस या दुकान या फिर आपके जो भी प्लेसेस है, कंपनीज है, आपके यूनिट्स है, वहाँ पे अगर पेशेंट्स को, लोगों को बहुत बार हमने देखा है, अरे बीमार है नहीं तो ठीक है, तो आजा काम पे, देखेंगे। एनकरेज देम नॉट टू कम टू वर्क, लेट देम रेस्ट। उनको सिम्टम्स पूछिए, अगर है तो उनको बोलिए तो रेस्ट कर लो घर पे, नहीं तो और लोगों को स्प्रेड होने का डर रहता है। ऑफ कोर्स उनके घर पे कोई कोविड पेशेंट है तो प्रिफरेबली उनको छुट्टी देना चाहिए। ओके, वो इंसेक्टेंट स्प्रे करना पीपल पे, लोगों के ऊपर, वो रिकमेंडेड नहीं है। ओके, और ऑफिसेज में भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क पहन के, अगर वेंटिलेशन मेंटेन कर सकते हैं तो अच्छा रहता है। एसी है, बिकॉज अभी गर्मी है, तो उसका फिल्टर अगर रेगुलरली चेंज हो तो अच्छा होगा। इट इज नॉट वेरी इजी, बट 4 to 6 weeks में तो भी ये biometric attendance and all, I think this luxury will not be there with most of the people unless until you are working in corporate facilities. Okay, और फुल क्लोथ्स पहन सकते हैं ताकि घर पे जाके आप डिटर्जेंट सोल्यूशन में डाल सकते हैं और यू कैन हैव अ बाथ। आप क्लीनिंग आपका घर पे या सिर्फ जो ऑफिस में लाइजॉल या सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज करना अच्छा है। आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनको बंद कीजिए, ऑन सिचुएशन में नहीं। अल्कोहल के वाइप्स आते हैं टिश्यू टाइप्स के, उससे क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत कॉमनली देखा है कि सब प्रिकॉशन रहते हैं, लेकिन सब साथ में आके बैठ के एक टेबल पे खाना खाएंगे, बातें करेंगे। नो, प्लीज अवॉइड दैट थिंग, सिट सेपरेटली, अपना टिफिन लाइए या फिर कॉमन कैंटीन्स है तो वहाँ अलग बैठिए। जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी एक पर्सन एक ही टेबल पे बैठते हैं, ऐसे 4-5 लोग बैठ के, जो हम कॉमनली देखते हैं, सब साथ में बैठ के जो आधा पौना घंटा गॉसिप है या फिर व्हाटएवर खाना है, तो फिर उसमें स्प्रेड हो सकता है। और मीटिंग्स भी अगर वर्चुअल है, जैसे हमारी वर्चुअल चले तो बेटर है, नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट थोड़ा दूर दूर बैठ के मास्क पहनना जरूरी है। ओके, कहीं दूसरी जगह भी आप जा रहे हो, दूसरे क्लाइंट्स को मिलने जा रहे हो, तभी भी आप उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मास्क पहनिए। आपको कोई फीवर है नहीं है तो हम हो सके तो वर्चुअली मीटिंग करें, नहीं तो फिर कम से कम लोग रहे मीटिंग में, ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। होम के फुटवेयर आप बाहर रख सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया अभी वो सैनिटाइजेशन का आई डोंट हैव मच बिलीव। मास्क एंड डिस्टेंसिंग, ज्यादा गैदरिंग में नहीं रहना, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में नहीं रहना जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, घर पे भी आप अपने सीनियर बहुत ओल्ड लोग हैं, उनसे, अगर आप यंग हो और पूरा दिन काम पे जा रहे हो आ रहे हो तो उनसे दूरी मेंटेन करो। अगर उनके पास में जा रहे हो तो ये सिंपल 15-20 मिनट के लिए मास्क पहन के उनके साथ बैठिए, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ओके, कोई बीमार है तो इमीडिएटली आई वुड रिक्वेस्ट दैट वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, अभी हमारा 1 महीने से तो मैक्सिमम 95% वर्क ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है। हमारे ऐप है, एग्जाम्पल जियो हेल्थ हब ऐप, उसके थ्रू, तो वैसा कोई डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए। और
मैंने पहले ही बोल दिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कुछ है तो यू प्लीज टेक केयर ऑफ इट. एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी, आई थिंक दिस थिंग्स विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर रेणु. ऑफ कोर्स गो फॉर very, rather than hearing all the bad news, spread about positive things, music, meditation, listening, keeping positive fame, speaking, call your friends and relatives rather than visiting them frequently. कोई कोई बोलते हम नीचे जाके हम आराम से पत्ते खेलते हैं, सब बिल्डिंग वाले, लॉकडाउन है अभी क्या करेंगे. So I think for few minutes with the mask, if you're coming together, it's fine, but not ऐसा दो बहुत घंटे साथ में ही है और बंद कमरे में है और वेंटिलेशन भी नहीं है. नो ऑफ कोर्स नो स्मोकिंग स्ट्रिक्टली बिकॉज दैट आल्सो अफेक्ट्स योर लंग. तो एक शॉर्ट में लास्ट 2-3 मिनट्स ही वायरस के वैक्सीन के बारे में लूंगा, मैं बातचीत करूंगा. वैक्सीन आपको पता होगा कि फाइजर और मॉडर्ना आए थे, तो ये आरएनए होता वायरस का, वो बॉडी में जाता है और फिर उसके वायरस के ऊपर कवर होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स बोलते हैं, उसके बॉडी को सिखाता है इसको कैसे बनाना है और फिर बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए सीख जाती है. जो एक्चुअल वायरस आता है तब फाइट कर सकते हैं. गैमेलिया, ये रशिया का आपने सुना होगा, स्पुटनिक. सो दैट गैमेलिया इज नथिंग बट द स्पुटनिक 5. अभी स्पुटनिक लाइट भी आया है. स्पुटनिक 5 अच्छा वैक्सीन है, जैसे हमारा कोविशील्ड वैक्सीन है. एक्चुअली कोविशील्ड हमारा नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर बनाया है. हम उसको सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. उनके पास वो कैपेसिटी थी ज्यादा वैक्सीन बनाने, उन्होंने गैम्बल भी किया और बना के रखा. और इट्स वेरी यूजफुल फॉर द वर्ल्ड कि आज ये उनके पास ज्यादा क्वांटिटी, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो. तो स्पुटनिक का लाइट वैक्सीन यानी सिंगल डोज, जैसे जॉनसन और जॉनसन का भी सिंगल डोज. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि सिंगल डोज भी वैक्सीन अगर पेशेंट ने लिया है तो भी हमने देखा है कि उनको या तो कोविड नहीं होगा तो हल्का फुल्का 3-4 दिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होकर ठीक हो जाते हैं. वेरी रेयरली आपने एक डोज दिया है और आपका भी 15-20 दिन ही होगा तो फिर लंग्स में प्रॉब्लम होगा. तो एक वैक्सीन का डोज भी काफी सीरियस प्रॉब्लम से आपको बचाएगा. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कोविड से बचाएगा, मुझे वही एम करना है कि एटलीस्ट आप सीरियस प्रॉब्लम से बचो. आज अगर हम सिचुएशन देखें, बोलेंगे बॉम्बे में तो 3000 के नीचे केसेस पहुंच गए, लेकिन आज अभी भी ये सिचुएशन है, वो हाईलाइट नहीं हो रही है कि बॉम्बे में कोविड के लिए आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है इजीली. सो वो भी फैक्ट है, एंड दिस फैक्ट इज एवरीवेयर. आपको बेड मुश्किल से मिल जाएगा बट आईसीयू बेड नहीं मिलेगा. तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वैक्सीनेटेड पीपल विल नॉट बिकम सीरियस तो आप घर पे ठीक हो जाओगे या फिर छोटा मोटा कोविड सेंटर, क्वारंटीन सेंटर पे चले जाओगे. आपको हॉस्पिटल ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं कुछ भी. इट्स नॉट ओनली अबाउट लंग प्रॉब्लम्स, बाद में भी उनके लाइफ में उनके वीकनेस रहता है, उन काम नहीं कर पाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, घर पे ऑक्सीजन, घर पे आने के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस. एक चीज मुझे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो म्यूकोरमाइकोसिस, एक टाइप का फंगस है जो हवा में रहता है, और डायबिटीज है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत दिन उनको स्टीरॉइड मिला है तो उनके नोज में जाके, साइनसेस में जाके वो स्प्रेड हो जाता है. जैसे कैंसर स्प्रेड होता है वैसे वो स्प्रेड होता है और वो ब्रेन इधर उधर जाता है तो कैंसर की जैसे ऑपरेशन करने पड़ते हैं वैसे म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं. तो वैक्सीन, एक नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक भी बना रहा है और नोवावैक्स भी है. तो नेजल स्प्रे विल बी बेटर. वो लाइव वायरसेस रहेंगे जो नोज में वायरस को एंटर करने नहीं देंगे. ये बाकी के वायरस वैक्सीन का प्रॉब्लम क्या है, ये वायरस नोज और थ्रोट तक जा सकता है, बॉडी में नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडीज है. इसलिए हम वैक्सीनेटेड रहेंगे तो भी वायरस हमारे नोज में आके हम दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं. इसलिए हमने वैक्सीन के बाद भी प्रिकॉशन लेना है. अगर नोज के वैक्सीन आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ताकि फिर वो एंट्री भी नहीं होगी वायरस की और देना ईजी होगा. वो प्रिक देना, लोगों को किसी को इंजेक्शन लेना पसंद भी नहीं होगा. और भारत बायोटेक का आपको तो पता है कोवैक्सीन, तो वो कोवैक्सीन यानी वो वायरस होता है जिसकी शक्ति कम किया जाती है. और मैं जस्ट कोविड वैक्सीन के बारे में एक शॉर्ट में कार्टून दिखाता हूँ कि ये जो कोविशील्ड कैसा वर्क करता है. ये हमारा वायरस है, उसके अंदर ये डीएनए है, उसका प्रोग्राम है. इसमें ये डीएनए में ये प्रोग्राम होता है कि ये स्पाइक्स बोलते हैं, इसको कैसे बनाना है. तो हम क्या करते हैं, इतना ही पार्ट वायरस का लेते हैं और उसको, ये कोविशील्ड में क्या किया है, ये प्रोटीन लिया है जिसके पास कोड है हमारा, इसका वायरस का वायरस के ये प्रोटीन्स जो है बनाने की उसके पास टेक्नोलॉजी है. तो उतना ही पार्ट लेते हैं और एक
सर्दी खांसी वाले वायरस होता है जो इसको एडिनो वायरस बोलते हैं, तो हमारा बॉडी ऑलरेडी सर्दी वाले वायरस दे देंगे तो वो बोलेगा ये तो अपना पहचान का ही है, इसको ये कुछ करेगा नहीं और वो फाइट नहीं करेगा। इसलिए फिर चिंपैंजी का सर्दी वाला वायरस लेते हैं और उसके अंदर ये वायरस का एक पार्टिकल डीएनए डाला है जिसके पास कैपेसिटी है ये स्पाइक प्रोटीन बनाने की। ये जब बॉडी में जाएगी तो बॉडी के सेल में जाएगा, ये बॉडी का ये डीएनए बाहर आके आरएनए बनेगा। आरएनए फिर क्या करने वाला है, ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। तो बॉडी बोलेगी अरे ये स्पाइक प्रोटीन हमको बीमार नहीं करने वाली है, हमको इससे लंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एकदम थोड़ा 1-2 दिन बुखार आना, सुस्त लगना, कमजोरी बॉडी, ये ऐसे हल्के फुल्के सिम्टम्स रहेंगे। और फिर ये जो आरएनए है उससे हमारी बॉडी ऐसे प्रोटीन्स बना रही है जो ये सेल के ऊपर आ रहा है, नोज के, थ्रोट के और गले में, या जो भी बॉडी के जो सेल्स में ये वैक्सीन वाला सेल गया है। तो ये जब बाहर आता है तब हमारे कुछ सेल्स होते हैं, ये अटैक करने वाले रहते हैं वायरस को और बैक्टीरिया को। तो ये लोग क्या करते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन लेते हैं, ये टी सेल बोलते हैं और बी सेल बोलते हैं। टी सेल को देते हैं कि देखो ये पहचानो, इसको अटैक करो, आप खत्म करो। और ये वाले स्पाइक प्रोटीन हमारे ये जो बी सेल होते हैं, हमने बार बार सुना एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज ये एक टाइप के एरोज होते हैं। तो ये हमारा बी सेल भी सीख जाता है और ये स्पाइक प्रोटीन से लड़ना कैसे है। तो ये वैक्सीन वाला सेल है जो ये स्पाइक प्रोटीन देता है, तो हमारी बॉडी सीख जाती है। जब एक्चुअल वायरस आएगा तब हमारी बॉडी को पता है कि इसके साथ फाइट कैसे करना है। क्योंकि अभी ये मैंने बताया ये एनिमल से डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स में आया, तो बॉडी को पता ही नहीं था अब तक कैसे लड़ना है इसके साथ। तो हमको बॉडी को तैयार कर रहे हैं उनको लड़ने के लिए। तो एक्चुअल वायरस जब आएगा तो ये वाला सेल जो है ये उसको एंटीबॉडीज बनाएगा, ये वाला सेल अटैक करेगा, टी सेल अटैक करेगा। तो फिर ये वायरस उधर ही खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा अंदर जा नहीं पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और ऑफ कोर्स बॉडी को डैमेज नहीं कर पाएगा। और जो मैं आरएनए वैक्सीन बोल रहा था, मैं मॉडर्ना और वो ये आरएनए वाला पार्टिकल ही देते हैं और वो फिर बॉडी उससे फिर ये स्पाइक प्रोटीन बना के हमको सीखते हैं। और जो ये मैं बता रहा था, ये जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में ये वायरस ही होता है लेकिन उसकी शक्ति खत्म की जाती है, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, ऐसे समझ लो। तो बॉडी समझती है ये कुछ नहीं करेगा लेकिन बॉडी इसके अगेंस्ट फाइट कर सकती है और सीख सकती है। तो थोड़ा शॉर्ट में लास्ट 2 मिनट से लूंगा कि बहुत लोगों को लगता है कि ये वैक्सीन से भी इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन आप ये समझिए आपको सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद के फैमिली में वायरस ज्यादा नहीं लाओगे और फिर आपके क्लोज मेंबर्स, कलीग्स को, फ्रेंड्स को नहीं दोगे। तो यू विल ब्रेक द चेन। वो हर्ड इम्यूनिटी है ना, सब लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, एंटीबॉडीज हो जाए, वो मैं नहीं चाहूंगा। वैक्सीन से आ जाए तो अच्छा है। कोई लोगों को डर लगता है अभी तो मिल ही नहीं रहा है, मेरा डोज देरी हो रही है। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। दैट ऑल्सो यू डोंट वरी अबाउट। आपको थोड़ा सा लेट भी मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये 8 से 12 हफ्ते के बाद भी सेकेंड डोज मिल गया तो भी चलेगा। एक डोज भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1 महीने के बाद पीरियड क्रॉस हो गया है वैक्सीन लेके, मैंने क्लोज रिलेटिव्स में देखा है, जो मेरे अंकल्स है, मामा है, जो भी है, उनको हल्का फुल्का प्रॉब्लम होकर ठीक हो गए। और उनकी फैमिली में जो यंग लोग थे उनको वैक्सीन नहीं मिला था, उनको थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हुआ, उनको एडमिट होना पड़ा, ऑक्सीजन देना पड़ा, इश्यूज था। तो आई फील दिस शुड बी डन। लोगों को लगता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स है, बहुत रेयर है, छोटा मोटा बुखार ये वो होता है, थोड़े 1-2 सीरियस प्रॉब्लम्स है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड से क्लॉटिंग भी हुआ है, बट बहुत रेयर प्रॉब्लम है। जो कोविड के हिसाब से, जो कोविड इन्फेक्शन से जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट, कौन सा वैक्सीन ले, जो मिल रहा है वो लीजिए। हर वैक्सीन आपको सीरियस प्रॉब्लम से बचाएगा। नहीं वो 95% है मॉडर्ना, मैं उसके लिए वेट करूंगा। 95% है ठीक है, बट आपको 80% वो नोवावैक्स और जो भी जॉनसन 60% वायरस से, कोविड होने से बचाएगा, लेकिन 100% सीरियस प्रॉब्लम से बचाएगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और भी मुझे कोविड हो गया है तो मैं अभी वैक्सीन कब लूं, तो आप 1 महीने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं, 4 वीक्स के बाद। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे। और भी बहुत वैक्सीन के बारे में मिथ्स है कि ये इतने जल्दी बन गया, इफेक्टिव है कि नहीं। अब इट्स हाई टाइम, इट्स वेरी इफेक्टिव, वी हैव सीन इट क्लोजली, सो वी कैन टेल यू अबाउट दैट। सो इन द एंड आई वांट टू टेल दैट it's a social responsibility that whatever knowledge I shared you can share with other people. आप ये
नॉलेज दूसरों को भी दो, ये फियर स्प्रेड करना, ये थर्ड वेव अभी कोई साइंटिस्ट ने बोल दिया, मेरे हिसाब से तो अगर प्रिकॉशंस लेंगे, लोग अभी भी अवेयर हो गए हैं और वैक्सीन बढ़ रहा है, परसेंटेज हमारा काफी बढ़ रहा है, तो वो अच्छा है, और थोड़ा इन्फेक्शन से भी इम्यूनिटी आई हुई है लोगों को, तो आई थिंक फियर से ज्यादा प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन बंद कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटिंग, स्टिल whether you're vaccinated, not vaccinated, mask, and of course किसी को हो गया तो you can just support them like somebody said, हमारा समाज के लोग भी फ्री फूड और उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, और जस्ट उनके लिए एक सहानुभूति दिखा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक दैट is the message I want to give all of you, and thank you for the patient hearing. I'll hand over my thing to Darshit, and Dr. Renu can continue her talk. Thank you, Doctor. Exceeded my Thank time. you, Doctor. It was very knowledgeable for all of us. And मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को जो बेसिक डाउट्स है, जो डर है, एटलीस्ट उसके बारे में तो थोड़ा डर कम हुआ होगा। नॉलेज से डर खत्म होता है। Yes. I welcome Dr. Renu. She will give us demonstration on home quarantine guidelines and related topics. Over to you, Dr. Renu. Dr. Renu? Am I audible now? Yes, Doctor. Okay. So first of all, मैं MVPM कमेटी को थैंक यू देना चाहूंगी कि उन लोगों ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं फियर कम कर सकूं और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं। मेरा मेन एम, जैसे धीरज ने कहा है, कि लोगों के बीच जो एंजाइटी है उसे कम करना है और सही नॉलेज फैलाना है। ठीक है, कोरोना इस महामारी से जो हमारा युद्ध चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, उस युद्ध में लड़ने के लिए हम सबके पास एक नहीं, इनफैक्ट 2 वज्र अस्त्र है, और वो है मास्क और वैक्सीन। वैक्सीन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, लेकिन मास्क पहनना हमारे कंट्रोल में है। तो मैं आपको सबसे पहले मास्क के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन, कि मास्क कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि धीरज ने ऑलरेडी आपको बताया है, ये जो है आप सब देख सकते हैं, N95 मास्क है। ये ज्यादातर फ्रंटलाइन वर्कर्स या डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन आजकल आम लोग भी इसका उपयोग करते हैं। इस मास्क को यूज करते समय आपको कुछ बातें याद रखनी है। इस मास्क को कभी भी इसकी सतह को बाहर से या अंदर से हाथ नहीं लगाना है। अगर आप गलती से भी इस मास्क की बाहरी या अंदर की सतह को हाथ लगाते हैं तो आपने तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को पहनने के लिए आपको ये इलास्टिक का उपयोग करना है, जिसमें पीछे बीड्स होते हैं जिससे आप टाइट कर सकते हैं। सो ये सबसे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। मैं आपको एक्चुअली मास्क पहन के बताऊंगी। आपने नोट किया है कि मास्क बिना बाहर के सरफेस को हाथ लगाए पहना गया है, और यहाँ से कुछ भी एयर लीक नहीं होनी चाहिए, ये पूरा टाइट होना है। ये मास्क पहनकर अगर आप कंफर्टेबल हो तो मतलब आपने मास्क गलत पहना है, क्योंकि मास्क ये N95 मास्क की आपको आदत डालनी पड़ती है, और धीरे धीरे आदत डालने के बाद इससे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। 95% एफिकेसी होती है ये N95 मास्क की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि N95 मास्क को आपने धोना नहीं चाहिए। दिस मास्क कैन नॉट बी वॉश्ड। अगर आपको इसको रीयूज करना है तो आपको इसे एयर ड्राई करना पड़ता है। इसको एक एनवेलप में डाल के खिड़की में लटका दीजिए, और उसको कम से कम 1 to 3 डेज के लिए आप एयर ड्राई करिए। और ये मास्क को 2 या 3 बार इसका उपयोग करने के बाद इससे डिस्पोज कर देना है, कैंची से काट के, न्यूज़पेपर में लपेट के इसे बिन में डालना है। मास्क को यहाँ वहाँ पब्लिक प्लेसेस में प्लीज फेंकिए मत, बिकॉज मास्क इज अ बायो हजार्ड। दिस इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर एवरीबडी। ओके, सो दिस इज अबाउट N95 मास्क। दूसरा जो मास्क है जो कॉमनली हम लोग सब यूज करते हैं इज द सर्जिकल 3-ply मास्क। ये जो मास्क है ये भी एक्चुअली सिंगल यूज डिस्पोजेबल मास्क होता है। जो डिस्पोजेबल मास्क के नाम से आप जो मास्क खरीदते हैं आप उनको रीयूज ना करें।
तो मैक्सिमम आप उसको यूज कर सकते हैं 6 to 8 आवर्स या 1 डे। ये मास्क धोना नहीं है। ये मास्क जो है इसका प्रिंसिपल होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ये मास्क के बाहर और अंदर की सरफेस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसपे वायरस चिपक जाता है। ये मास्क के भी बाहर और अंदर की सतह को हाथ नहीं लगाइए, टाइटली पहनिए, इसको धोइए मत। अगर आप इसको वॉश करते हैं तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चली गई और आपको प्रोटेक्शन कुछ नहीं मिलता है। जो नेक्स्ट है वो है ये क्लॉथ मास्क। ये आम लोग सभी ये मास्क यूज करते हैं। इट इज गुड फॉर कॉमन पीपल। इसमें भी बीड्स लगे रहना है ताकि ये एडजस्ट हो सके, क्योंकि मास्क हमेशा टाइट रहना चाहिए। अगर मास्क में लीकेज है तो देन द पर्पस इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिकमेंड कि अगर सब लोग N95 ना यूज करके ये 2 मास्क यूज करें, सर्जिकल और क्लॉथ मास्क, वन ओवर द अदर, इट वुड गिव यू अ बेटर प्रोटेक्शन। इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप N95 में कंफर्टेबल है तो देन नथिंग लाइक इट, यू कैन यूज द N95 ऑल्सो, बट दिस इज द की। ओके, अभी मैं होम क्वारंटाइन के प्रेजेंटेशन पे आती हूँ। Darshit, you can share my presentation, please. Yes, I will share. Yeah, can everybody see the presentation? Can you see, doctor? इसको enlarge कर दो ना दर्शित। Yeah. Is it covering the full screen? I can see it only on half the screen. I've shared Okay. it. No worries. Okay, so what is home quarantine? Home quarantine क्या है और किन लोगों ने home quarantine करना चाहिए? So basically जब कोई patient positive आता है, तो चाहे वो RT-PCR टेस्ट हो या वो एंटीजन टेस्ट हो, तो हम उस पेशेंट को घर में एक रूम में आइसोलेट कर देते हैं, जिसको हम लोग होम क्वारंटाइन कहते हैं। और ये उन लोगों के लिए ही जरूरी है जिसको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हो। होम क्वारंटाइन उन लोगों का भी किया जाता है जिनको कोविड के केस का एक्सपोजर हुआ हो। सो ये 2 कैंडिडेट्स आर द राइट कैंडिडेट्स फॉर होम क्वारंटाइन एंड सेफ कैंडिडेट्स फॉर होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन के कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दर्शित। तो सबसे पहले होम क्वारंटाइन का जो पेशेंट है उसको एक सेपरेट रूम में आइसोलेट करना चाहिए, प्रेफरेबली जहाँ पे एक अटैच्ड टॉयलेट हो या सेपरेट टॉयलेट हो। उस रूम में वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां तक हो सके क्रॉस वेंटिलेशन अगर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए, पंखा चालू रहना चाहिए। एसी का उपयोग जहां तक हो सके मत करिए, लेकिन अगर आप एसी का उपयोग करते हैं तो भी आप खिड़की और पंखा चालू रखिए। अफेक्टेड पेशेंट के मूवमेंट्स बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, उनको एक रूम में ही लिमिटेड रहना चाहिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रूम में जब वो अकेले रहते हैं तब भी उन्होंने मास्क पहने रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं रूम में हूँ और अकेला हूँ तो मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप खांसते हो, छींकते हो या बात करते हो तो एरोजॉल्स रहते हैं जो पूरे रूम की एयर में सर्कुलेट होते हैं। जब भी आप दरवाजा खोलते हो अपने रूम का, वो एयर सारे घर में फैल जाती है। इसीलिए जब आप अकेले भी रूम में हो तो प्लीज मास्क पहनिए। जो इन्फेक्टेड लोग हैं दे शुड स्टे अवे फ्रॉम एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, इन सब से दूर रहिए। अगर घर में किसी को डायबिटीज या
अस्थमा है या कोई स्मोकर हो, तो ये सब हाई रिस्क पेशेंट्स है, इनसे भी हमें दूर रहना है। दर्शित नेक्स्ट वन। जब आप अकेले आइसोलेटेड रहते हैं तो आपको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप खुद ही अपना ध्यान रखिए। और ध्यान रखने के लिए जो मेन 3 पैरामीटर्स जब आप डॉक्टर्स आपको बोलते हैं करने के लिए, वो है ऑक्सीजन लेवल चेक करिए हर 3 घंटे में, अपना टेम्परेचर चेक करिए हर 3 घंटे में, और पल्स चेक करिए। तो ऑक्सीजन चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं उसमें मैंने बताया है कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज करना है। तो पल्स ऑक्सीमीटर को अपने डोमिनेंट हैंड, मतलब जिस हाथ से आप लिखते हैं उस हाथ के मिडिल फिंगर में लगा कर रखिए कम से कम 30 सेकंड के लिए। तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक जब आपको पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखते हैं तो उस पर 2 रीडिंग्स फ्लैश अप होती है। पहली रीडिंग जो होती है, जो SpO2 के हेडिंग में आती है, वो आपके ऑक्सीजन लेवल्स है, और जो दूसरी रीडिंग उसके नीचे रहती है वो आपका पल्स रेट होता है। ये 2 रीडिंग्स हम डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। और जब भी हम आपसे वीडियो कंसल्टेशन करते हैं तो हम आपको पूछते हैं कि ये 2 रीडिंग्स आपकी क्या है, तो सही नंबर बताना है। और ये रीडिंग्स जो है हर 3-3 घंटे में चेक करिए। जब तक आपके ऑक्सीजन लेवल्स 95 के ऊपर है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स 95 के नीचे बार बार ड्रॉप हो रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। पल्स में भी अगर 105, 110 के ऊपर आपकी पल्स जा रही है तो ये भी चिंता का विषय है। बुखार में नॉर्मली पल्स ऊपर जाती है, पर अप टू 110 इज ओके। उसके ऊपर फिर हम भी थोड़ा वरी करने लगते हैं। एक दूसरी चीज जो आपने हमेशा करनी चाहिए जब आप आइसोलेटेड है, वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपको 6 मिनट के लिए कमरे में ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपका लंग्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। और जब आपके लंग्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स अपने आप ऊपर जाते हैं। तो 6 मिनट वॉक करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आप अपना ऑक्सीजन चेक करेंगे तो वो भी 95 के ऊपर ही होना चाहिए। जो लोग कमजोर है या वृद्ध है या कोई कारणवश 6 मिनट का वॉक टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों ने 3 मिनट वॉक टेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डॉक्टर्स को आपकी कंडीशन समझने के लिए, इसलिए कम से कम दिन में 1 बार तो ये टेस्ट करना है आपको। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि हमने क्या खाना खाना चाहिए, तो खाना सिंपल और हाई प्रोटीन होना चाहिए। मिर्ची मसाले का, ऑयली, स्पाइसी, तला हुआ फूड अवॉइड करिए। हाई प्रोटीन डाइट में आपका दाल, रोटी, पनीर, सब्जी, फलका, ये सिंपल खाना होता है। पूड़ियाँ, पराठे, ये सब चीजें, फैटी चीजें अवॉइड करिए। पानी बहुत पीना है, कम से कम 3 लीटर पानी आपको रोज पीना है जब आप क्वारंटाइन में रहते हैं। उसमें नींबू पानी और नारियल पानी, ये 2 भी मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उनमें काफी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो पूरे दिन में आप अगर 3 बॉटल भर के रखें एंड आप मेक श्योर करें कि शाम को 6 बजे के पहले तक आप 3 लीटर पानी खत्म कर रहे हैं, तो देन यू आर वेरी वेरी हाइड्रेटेड। 6 बजे के बाद ट्राई एंड अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर, नहीं तो आपको रात को बार बार वॉशरूम यूज करना पड़ता है। सो दिस इज अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसके अलावा होम क्वारंटाइन में आपको स्टीम का लेना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन दिन में 2 से 3 बार, एंड सॉल्ट वाटर गॉगल्स यानी नमक के पानी के गरारे दिन में 2 से 3 बार डेफिनेटली रात को सोने से पहले करना ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डूज है। दर्शित नेक्स्ट। ओके, कोरोना हो या ना हो, हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है और हैंड वॉशिंग की टेक्निक ध्यान में रखिए। हैंड वॉशिंग मतलब सिर्फ हाथ गीले करना नहीं होता है। साबुन से आपके हाथ का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, कलाई और आपका एल्बो जॉइंट और साथ में उंगलियों के बीच की जगह, ये सब आपको क्लीन करना है और कम से कम 20 सेकंड्स के लिए हैंड वॉश करना है साबुन से या फिर सैनिटाइजर से। घर में जहां तक हो सके आप सोप वाटर ही यूज करें। सोशल डिस्टेंसिंग घर में 1 मीटर की रखी जा सकती है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में हम लोग बाहर एटलीस्ट 3 मीटर्स का सोशल डिस्टेंसिंग रिकमेंड करते हैं। दर्शित नेक्स्ट। दर्शित नेक्स्ट स्लाइड। या आगे।
क्या नहीं करना चाहिए ये मैं बता दूं तो जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स है उन लोगों को कोई भी सोशल गैदरिंग, पूजा पाठ, शादी ब्याह, कंडोलेंस मीटिंग कुछ भी अटेंड नहीं करना है, उनको आइसोलेटेड रहना है, ठीक है, होम आइसोलेटेड रहना है। मास्क किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड दोनों पेशेंट्स के लिए है। कभी भी अपना मास्क किसी और के साथ शेयर मत करिए। मास्क जब आप यूज कर ले, स्पेशली डिस्पोजेबल मास्क, तो उसको लिफ्ट में, गार्डन में, पब्लिक प्लेसेस पे मत फेंकिए, उसको कैंची से काट के न्यूज़पेपर में लपेट के सही तरीके से डिस्पोज करिए, बिकॉज इट्स अ बायोमेडिकल हजार्ड। मास्क को वॉश नहीं करना है अनलेस दे आर द क्लॉथ मास्क। डिस्पोजेबल मास्क आर नॉट टू बी वॉश्ड। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब ध्यान रखिए, बिकॉज मैंने देखा है लोग वॉश कर करके पानी में डुबो डुबो के बहुत मास्क यूज करते हैं, बट उसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद उससे सेफ्टी नहीं मिलती। जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स है उन लोगों ने अपने बेडशीट्स, टॉवल्स, ग्लासेस ये किसी और के साथ कभी शेयर नहीं करना है, उनका सब कुछ अलग होना चाहिए। नेक्स्ट वन। ओके, तो घर के दूसरे सदस्य हैं उन लोगों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, स्पेशली वो लोग जो बूढ़े व्यक्तियों की केयर करते हैं जिनको कोरोना हुआ है। सो अगर कोई घर में वृद्ध व्यक्ति अफेक्टेड है तो कोई एक ही मेंबर अगर उनका ध्यान रखे तो बेटर होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड कम होता है। और उनका जो चादर है, तकिया है, उसको झटकिए मत, क्योंकि जब आप उनकी बेडिंग या उनके कपड़े झटकते हैं तो सारा वायरस जो है वो आजू बाजू एरोजॉल्स के रूप में एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहता है, और आप जब उनका कमरा खोलते हैं तो फिर वो सारी एयर बाहर जाती है। तो ये आपको बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप उनको नहलाते हैं या उनको खाना खिलाते हैं तो ग्लव्स यूज करिए, और एंड में ग्लव्स को डिस्पोज करके दोबारा हाथ धोइए। हाथ धोना बहुत जरूरी है। कोई भी विजिटर्स अफेक्टेड पेशेंट से मिलने नहीं आना चाहिए, कोई भी मेहमान घर में नहीं आना चाहिए, और जहां तक हो सके वृद्ध लोगों के कमरे में जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी लिमिट में होना चाहिए। 1 या 2 व्यक्ति से ज्यादा लोग उस कमरे में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट। अभी इम्पोर्टेंट है, मुझे ये क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं कि हमने कैसे सैनिटाइज करना चाहिए, स्पेशली जब आपका क्वारंटाइन खत्म हो जाता है और जब आप वो कमरे से निकल के दूसरे कमरे में रहते हैं जहाँ एंड एवरीबडी एल्स वो कमरे में आकर उसको यूज करना चाहते हैं। तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जो होता है उससे आप सैनिटाइज करिए, और जो मेन एरियाज है जैसे टेबल सर्फेसेस है, डोर हैंडल्स है, बाथरूम के टैप्स है, फ्लश का हैंडल है, और ये सब लिस्ट में आजकल मोबाइल भी आने लग गया है, तो ये सब चीजों को आपको जो टच पॉइंट्स है उनको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से आपको उसको सैनिटाइज करना है। और जो पेशेंट के कपड़े होते हैं वो सब लोगों के कपड़ों के साथ मिक्सअप नहीं करना है, उनको सेपरेटली धोना है और एयर ड्राई करना है। जहां तक हो सके उनको मशीन में डालना अवॉइड करिए। नेक्स्ट वन दर्शक। होम क्वारंटाइन कब तक होना चाहिए? तो मेरा मानना है कि 14 to 17 days इज अ गुड टाइम फॉर एनीबडी टू बी होम क्वारंटाइन, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है, आप दूसरों के लिए रिस्क नहीं रहते हैं, और 14 to 17 days में आप काफी कुछ रिकवर हो जाते हैं, जबकि फटीग, खांसी ये सब हफ्तों तक चलता रहता है, लेकिन जो मेन इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होने का जो डर रहता है वो 14 to 17 डेज में पूरा खत्म हो जाता है। रिपीट आरटीपीसीआर करना चाहिए या नहीं ये भी बहुत लोग पूछते हैं। तो रिपीट आरटीपीसीआर हम लोग रूटीनली रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि 14 डेज के क्वारंटाइन के बाद भी कई बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो वायरल जो डेड वायरस है उसका डेब्रिस काउंट करके उसको पॉजिटिव बताता है। आप आरटीपीसीआर तभी रिपीट करिए जब आप फिजिकली अपने काम पर जा रहे हो एंड आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो आप आरटीपीसीआर रिपीट करिए, वरना आरटीपीसीआर और सीटी स्कैन रिपीट करने की या ब्लड टेस्ट रिपीट करने की अनलेस आपके डॉक्टर चाहते हैं तो, वरना रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए हमको उसको बहुत ही रैशनली यूज करना है। सो ये जो की पॉइंट्स है ये आप ध्यान में रखिए।
I think that's it. Darshit, next लगा दो. So thank you and stay safe. And I think we are now open to questions. Thank you, Doctor. थैंक यू डॉक्टर. सो हमारे पास अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर वैक्सीनेशन की एक डोज लग गई है और उसके बाद अगर इन्फेक्शन होता है, अगर पर्सन कोविड पॉजिटिव होता है आफ्टर 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन, तो फिर सेकेंड डोज कब ली जाए, कितना वेट किया जाए? डॉक्टर बेसिकली मैंने आवेदन किया है या ये कोविड के 4 to 8 वीक्स के बाद अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद आपको प्रोटेक्शन आराम से 3 to 6 मंथ्स रहती है. वैसे भी नेचुरल इम्यूनिटी तो फिर से कोविड होने का डर नहीं के बराबर रहता है. हुआ तो भी वेरी माइल्ड. फिर भी हम चाहते अर्लीस्ट यू कैन टेक इज आफ्टर 4 वीक्स एंड 4 to 8 वीक्स, यानी 1 महीने के बाद जब से आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है उसके 1 महीने के बाद. सिंपल. ओके, थैंक यू डॉक्टर. There is one more thing कि when can lactating mothers take vaccine? मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने हमारे अलाउ नहीं किया है. फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है. लैक्टेटिंग वुमेन, इवन प्रेग्नेंट वुमेन दे हैव स्टार्टेड. हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट का, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को. और हमने देखा है हमारे कोई नर्सेज है जो भी फीडिंग नहीं के बराबर कर रही है तो उन्होंने भी वैक्सीन लिया है. ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट. बिकॉज हम ये वैक्सीन या कोई भी दवाई ट्रायल्स बोलते हैं कि लोगों के ऊपर, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर ट्रायल्स नहीं करते हैं. लैक्टेटिंग मदर को वो वैक्सीन देंगे, बच्चों को वैक्सीन देंगे, देखेंगे सेफ है, फिर अलाउ हो सकता है. बट आई थिंक वॉट एवर आई हैव सीन कि जैसे कोई लोग हमने देखा है कि वैक्सीन ले लिया, प्रेग्नेंट हो गए, खास करके यंग डॉक्टर्स है, नर्सेज है, तो भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई हैव नॉट ऑब्जर्व. सो I think we have to wait for the government basically for this, but I think it will be safe. Lactating mother, there should not be any problem. Okay, thank you doctor. एक और चीज है कि डॉक्टर रेणु, आपने कहा था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से हमें साफ करना चाहिए अपने जगह एंड ऑल दैट. सो कौन से लिक्विड्स है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है? डेटॉल होता है या कोई और होता है? और फ्लोर मॉपिंग के लिए कौन से टाइप का सॉल्यूशन यूज करना चाहिए? I think वो 5% alcohol based solutions भी आप use कर सकते हैं. It's quite clear on most of the labels. Dettol भी use कर सकते हैं. लेकिन sodium hypochlorite has been proven and written in the guidelines. 1%, it comes as 1% packages. हम लोगों के home quarantine के जो kit होते हैं उसमें हम लोग provide करते हैं आपको 1% sodium hypochlorite solution. So it comes, brand names तो नहीं पता, लेकिन actually it says on the label 1% sodium hypochlorite. I don't know, धीरज आपको कोई brands पता हो तो as such? Lysol एक कॉमन है. बाकी ऐसे जो कॉमनली सोडियम 1% हाइपोक्लोराइड स्पेशली सबसे सस्ता पड़ता है. इनके कैन्स भी काफी रीजनेबल क्वांटिटी में रहते हैं, तो स्प्रे करना या वॉश करना घर पे इजी हो जाता है. ओके, थैंक यू डॉक्टर. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि एल्डरली पर्सन 90 इयर्स के आसपास के एज है, उनकी हिस्ट्री है स्ट्रोक्स और इरेगुलर हार्ट बीट. कैन पर्सन लाइक दिस टेक वैक्सीन? या ये मैंने जैसे बताया, जैसे 50-60 एज के ऊपर के आगे जिनको कोई भी बीमारियां नहीं है, और बीमारियां है तो एडिशनल रिस्क फैक्टर है कि कोविड में उनको लंग्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, तो ऑल द मोर रीजन इन्होंने लेना है. और पहले बहुत फैला हुआ था कि ब्लड थिनर्स है तो वो प्रॉब्लम होगा. कुछ नहीं. अगर जब वैक्सीन देते हैं तब हम प्रेस करके रखते हैं, अगर 2 मिनट के लिए प्रेशर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. खास करके काफी लोग इकोस्प्रिन या एस्प्रिन पे होते हैं और कोई ब्लड थिनर्स होते हैं, कोई रुकाने की जरूरत नहीं है. बहुत पतली नीडल होती है वैक्सीन की. लगने के बाद आप सिर्फ 2 से 3 मिनट प्रेस करके रखना है ताकि ब्लड उसमें जमा नहीं हो, क्लॉट नहीं जमा हो. Yes, definitely this person should take. High risk है, उनको लेना बहुत जरूरी है. सो डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है कि कोविड होने के बाद, होम क्वारंटीन होने के बाद फाइनली फिर से RT-PCR टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए टू चेक वो नेगेटिव है कि नहीं? I think मैंने ये कवर किया है कि रिपीट RT-PCR टेस्ट
आर नॉट रिकमेंडेड अनलेस आप फिजिकली कहीं वर्क प्लेस पे ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है. अदर देन दैट इट हैज ऑलमोस्ट नो रेलेवेंस. So, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि 10 दिन के बाद आपसे वो वायरस स्प्रेड दूसरों को होने का चांसेस एज गुड एज नील है. इसलिए एज अ प्रिकॉशन 14 डेज या कोई गवर्नमेंट रूल्स में स्ट्रिक्ट है तो 17 डेज तक बोलते हैं क्वारंटीन. उसके बाद आप टेस्ट करो मत करो तो भी आप स्प्रेड नहीं करने वाले हो, तो फिर आपको डर क्या है. और मोर देन 2 वीक्स के पीरियड के बाद वो और बढ़ेगा वायरस और आपको डैमेज करेगा, ऐसा रेयर है, लेस देन 1%. ओनली एज आई टोल्ड यू हाई रिस्क लोगों में वो बाद में भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है, बट बाकी लोगों में नहीं. तो बेसिकली वापस रिपीट टेस्ट तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है. ओके डॉक्टर रेणु, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि होम क्वारंटीन के टाइम पर जो यूटेंसिल्स जो देते हैं पेशेंट को वो डिस्पोजेबल होने चाहिए या फिर स्टील यूटेंसिल्स भी देके उसको फिर अलग से वॉश करके वी कैन यूज? आई वुड प्रेफर कि आप एटलीस्ट फर्स्ट 14 डेज के लिए डिस्पोजेबल ही यूज करें, लेकिन उसको जो आप जब उनको फेंकते हो ना तो उसको कॉमन बिन में नहीं डालना चाहिए. एवरी बीएमसी या जो भी आपकी म्युनिसिपैलिटी है वो कोविड पेशेंट का जो वेस्ट है वो अलग से कलेक्ट करती है. तो रेड बैग्स में एज अ बायो हजार्ड उसको अलग कलेक्ट करिए और फिर उनको डिस्पोज करिए. उनके यूटेंसिल्स को जहां तक हो सके घर के कोई सदस्य ने हाथ नहीं लगाना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड. ओके डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है कि ऐसा अभी लोगों को थोड़ा डर है कि खुली हवा में भी ये वायरस फैलता है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बेसिकली हवा में जैसे मैंने बताया, लोग जब बात करते हैं खांसी है तो वो वायरस रह सकता है, बट वो थोड़ी देर के लिए रहेगा. अगर हवा बहुत ब्रीज है, वेंटिलेशन अच्छा है बाहर, तो नॉर्मली ब्रीज बहुत अच्छी होती है. वज्रास्त्र है ना आपका मास्क. नहीं, वही पॉइंट पे आने वाला हूँ कि हवा में रहेगा तो भी मास्क पहनने से वो यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. यस, डेफिनेटली. आई थिंक दिस इज द की. अगर ये प्रेजेंटेशन में से आप अगर कुछ भी कैरी करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए तो वो है यूज ऑफ द मास्क. सो प्लीज वेयर अ मास्क. फिर वायरस कहीं भी हो आपके पास नहीं आएगा. सो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था टू शेयर द प्रेजेंटेशन. सो टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, द प्रेजेंटेशन हैज बीन शेयर्ड और आप चैट बॉक्स से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. रूरल एरियाज में डॉक्टर फेविफ्लू जो फेविपिराविर, बेसिकली फेविफ्लू जो उसकी एक मेडिसिन है, उसको रूटीनली प्रिस्क्राइब किया जा रहा है इन सर्टेन रूरल एरियाज. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया, डॉक्टर रेणु कैन आल्सो ऐड, ये फेविपिराविर अगर शुरुआत के स्टेज में विद इन 5 डेज जब बुखार है, आपने जल्दी से आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट किया और आपको पता चला है, तो थोड़ा इफेक्टिव है. थोड़ा सा वायरस का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा 12-13 दिन के बजाय वो 8-9 दिन पे लेके आएगा, 2-3 दिन अर्ली, और थोड़ा वायरल लोड कम करेगा. बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही अच्छी दवाई है, वायरस तुरंत खत्म कर देगी ऐसा नहीं है. तो बेसिकली थोड़ा भी इफेक्ट है हमको तो चाहिए ही है, क्योंकि पेशेंट को जल्दी ठीक करना ताकि वो स्प्रेड नहीं करे लोगों से, वो ज्यादा सीरियस नहीं हो, हम चाहते हैं. रूरल एरियाज में मुझे नहीं पता, बट सब जगह काफी कॉमनली यूज हो रहा है. और लेकिन दवाई के पहले लिवर की टेस्ट, किडनी की टेस्ट, यूरिक एसिड की टेस्ट, लेडीज है तो प्रेगनेंसी नहीं है वो देखना जरूरी है. तो नॉर्मली ये नहीं होता है. तो ये जस्ट मुझे बताना है कि आप कोई ब्लड टेस्ट कर रहे हो तो एक सिंपल एटलीस्ट किडनी का रिपोर्ट, लिवर का रिपोर्ट, यूरिक एसिड, अगर आप श्योर है कि अभी जस्ट पीरियड्स आके गए तो ठीक है. तो प्रेगनेंसी टेस्ट, बिकॉज आपको ये बच्चे को थोड़ा हार्म कर सकता है, तो ये सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला विटामिन सी और ये जैसे सेफ है, वैसे दिस इज नॉट एक्सट्रीमली सेफ. हमने देखा किसी लोगों में लिवर के रिपोर्ट्स थोड़े बढ़ते हैं तो फिर उसमें रोकना पड़ता है. बहुत रेयर है, साइड इफेक्ट बहुत ही मामूली या बहुत हल्के फुल्के, बहुत रेयर है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये मेडिसिन से बट बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है. बहुत कोई लोग सिर्फ 7 दिन दे देते हैं. नॉर्मल ड्यूरेशन 8 to 14 डेज है. एक्चुअली 10 से 14 दिन देते तो अच्छा है. अगर कम डेज देते तो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से. तो ये बहुत सारी चीजें हैं फेविफ्लू के, और ऑफ कोर्स कॉस्टली भी है वो मेडिसिन. आई थिंक यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि सबको सब दवाइयों की जरूरत नहीं है.
इट इज नॉट अ टिक बॉक्स कि मैंने फेविफ्लू ले लिया, मैंने डॉक्सीसाइक्लिन ले लिया, मैंने आइवरमेक्टिन ले लिया, मैंने एजिथ्रोमाइसिन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। हर दवाई को लेने का एक राइट टाइम रहता है। अगर आप विंडो पीरियड क्रॉस कर चुके हो तो देन दैट ड्रग विल नॉट बी इफेक्टिव। आप अपने मन को ट्रीट कर रहे हो, कोरोना को नहीं। सो हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। सो यू नीड टू रियलाइज कि सही मेडिकेशंस ले। और काफी लोगों को जो बहुत ही माइल्ड होते हैं उनको तो हम लोग कभी कोई एंटीबायोटिक चालू भी नहीं करते हैं। उनको सिर्फ लिम्सी और बिकोजिंक और इम्यूनिटी बूस्टर्स, हल्दी का दूध और स्टीम इनहेलेशन, ये बेसिक जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स, इससे भी हमने कई पेशेंट्स को मैनेज किया हुआ है। सो ये जो फियर है ऑफ ओवर ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल या ओवर ट्रीटिंग वंस ओन सेल्फ, ये आप लोगों को थोड़ा सा फेथ होना चाहिए सिस्टम में, डॉक्टर्स में, एंड ट्राई एंड फॉलो गाइडलाइन बिकॉज देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। ओके, थैंक्स डॉक्टर। एक और क्वेश्चन है, एक्चुअली दिस हैज कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, कि जो ब्लैक फंगस की जो बात हो रही है, म्यूकोरमाइकोसिस की जो बात हो रही है, इसके बारे में आप थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि किन लोगों को ज्यादा रिस्क है इसका और कैसे इसका डर लोगों के मन से कम किया जाए? बेसिकली ये स्टेरॉइड यूज करना पड़ रहा है लंग्स प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए। तो रिसर्च में जो स्टडी हुआ है यूके में, रिकवरी ट्रायल बोलते हैं, उसमें तो 10 ही दिन स्टेरॉइड का यूज था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, और डोज सिर्फ 6 मिलीग्राम था, लेकिन हमारे यहाँ डबल डोज में यूज करते हैं, ज्यादा दिन यूज करते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, डायबिटीज पेशेंट होते हैं बहुत सारे, आउट ऑफ द मेट्रो एरियाज वी सी कि उनकी शुगर बहुत बड़ी हुई रहती है, 400, 300, 500, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है उनकी, शायद डॉक्टर्स वहाँ पे ओवरवर्क है, स्टाफ नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो इस वजह से ये फंगस ये थोड़ा नोज से एंट्री करके फिर बाद में साइनस में, आईज में, ब्रेन में ऐसे पहुंच सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप बेसिकली अगर डायबिटिक है तो अपना शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि अगर स्टेरॉइड दे रहे हैं डॉक्टर को तो आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि मैं भी ठीक हूँ, मैं स्टेरॉइड कम कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ क्या। तो इट विल बी मोर ऑफ अवेयरनेस फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो दैट स्टेरॉइड का अब्यूज नहीं करना है। होम क्वारंटाइन में भी हम अवॉइड करते, वेरी रेयरली, मैंने बताया वैसे। तो हॉस्पिटल बेड्स की प्रॉब्लम थी और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स लंग्स में ज्यादा बढ़ गया था और पेशेंट कोई मना कर रहे थे, हमको नहीं जाना है हॉस्पिटल, बहुत ओल्ड पर्सन है, वो रिफ्यूज कर रहे थे, ऑक्सीजन घर पे लगाओ, जो होना है हाँ होने दो। उन लोगों में हम यूज कर रहे थे, वो भी हमें वापस क्लियर कर रहा हूँ। डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो, डायबिटीज है तो हल्का फुल्का डोज दिया हुआ है, वो भी उनको बताया है कि आपका शुगर मॉनिटरिंग करो, हमको बताओ, ताकि हम टैबलेट्स बढ़ाएं या फिर छोटा मोटा डोज इंसुलिन टेम्पररी दे। तो ये फंगस अवॉइड करने के लिए स्टेरॉइड का यूज मुझे लगता है इंडिया में खास करके पेरिफेरी में है, जो नॉन मेट्रो प्लेसेस पे है वो ज्यादा यूज हो रहा है, वही एक रीजन है। और आई थिंक एक चीज यहाँ पर मैं और ऐड करूंगी कि अगर आप क्वारंटाइन में हो, नॉट जस्ट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस लेकिन कोई भी इलनेस के लिए, तो यू शुड बी रेस्टिंग। मैंने देखा है कि अगर आप माइल्ड सिम्टम्स होते हैं ना, तो लोग घर की सफाई चालू कर देते हैं वो क्वारंटाइन पीरियड में, जहाँ पे दे आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड दे आर एक्सपोज्ड टू ऑल द डस्ट। तो प्लीज डोंट यूज इट एज अ क्लीनिंग पीरियड। उस समय योर बॉडी नीड्स रेस्ट, योर बॉडी नीड्स टू रिकवर। तो फोकस ऑन योर डाइट, फोकस ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करिए और अच्छे से फ्लूइड्स कंज्यूम करिए एंड रेस्ट। ये रेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है। अपनी हाउसवाइफ्स या मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ अदर वर्क्स, क्योंकि अब वो बाहर किचन में नहीं जा सकती है। तो प्लीज ट्राई एंड नॉट डू दैट। डोंट एक्सपोज योरसेल्फ टू गार्डनिंग के जो बाहर के स्पोर्स है सॉइल में, या फिर जो आप सफाई करते हैं, जाले निकाल रहे, पंखे साफ कर रहे हैं, तो वो सब डस्टी चीजों को मत करिए। आपकी इम्यूनिटी कोरोना के टाइम पे बहुत कम होती है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। भले ही आपको लगता नहीं है, लेकिन ओवरऑल द सिस्टम इज वीक, तो इसीलिए खुद का ध्यान रखिए उस टाइम। डॉक्टर, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है कि काफी लोग जो है वो हॉस्पिटल जाने में झिझक रहे हैं बिकॉज जो भी है काफी होती है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक लेडी मैम ने पूछा है कि उनकी माँ कोरोना पॉजिटिव है, एज अराउंड 80 है और प्लेटलेट्स आर आल्सो लो, तो और लिवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। Now, what is the suggestion that you would give typically to her, and she doesn't want to go to hospital, she is very anxious. So how would you support such cases?
बेसिकली मैं तो चाहूंगा कि ऑक्सीजन अगर 94 के ऊपर है तो फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल ऑक्सीजन आपका लो है तो ही फिर आपको हॉस्पिटल एडमिशन, बिकॉज ऑक्सीजन सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में मैंने जैसे बताया अर्ली स्टेज में रेमडेसिविर और बाद में स्टीरॉयड, अगर शुगर बढ़ रहा है तो शुगर कंट्रोल करना, बीपी पे वॉच रखना, रेमडेसिविर देते तो पल्स कम होती है उसके ऊपर वॉच रखना, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए है, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो रेयरली मैंने जैसे पहले बताया थोड़ा सा, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन कम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 94 के नीचे, तो होम O2 कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन वो भी कुछ हद तक दे पाएंगे और कॉन्सेंट्रेटर 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन देंगे। उसके लिए भी आपके पास इन्वर्टर बैकअप, लाइट 24 आवर्स, बिजली चाहिए घर पे। अगर बिजली जा रही है तो फिर कॉन्सेंट्रेटर काम नहीं करेगा, सडनली यू विल बी हेल्पलेस, क्या करना है। तो सिलेंडर विल बी बेटर, थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। मास्क के नीचे एक थैली होती है, मैंने पहले प्रेजेंटेशन में बताया, नॉन रीब्रीदर मास्क करके है, तो वो उससे ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो मैंने और डॉक्टर रेनू ने कवर नहीं किया, मैं बताना चाहता हूँ, उल्टा सोना। अगर चेस्ट पे और पेट पे सोते हैं तो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है। मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा ऑक्सीजन की हल्की सी कमी है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, उनको उल्टा सोने से ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो सकता है। तो ये चीज है। बट अगर ऑक्सीजन बहुत ही कम हो रहा है, जैसे 85 टच हो रहा है, फिर तो आई डोंट थिंक वी शुड एडवाइज कंटिन्यूइंग एट होम और फिर चलते रह रहा है ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं एडवाइस करूंगा। देन यू हैव टू मे बी डू काउंसलिंग, डॉक्टर्स उनसे साथ बात कर सकते हैं, घर वाले बात कर सकते हैं और देन समझा सकते हैं कि इट इज बेटर, थोड़े दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। डॉक्टर, एक क्वेश्चन है कि जैसे होम क्वारंटीन के बाद जो CRP, D-dimer, IL-6, ये सारी जो टेस्ट, जो ब्लड के टेस्ट कराते हैं, इनको कितनी फ्रीक्वेंसी पे कराना चाहिए किसी पेशेंट में? तो सिंगल टेस्ट एट वन गिवन पॉइंट इन टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होती है, एक ट्रेंड समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका CRP बढ़ रहा है, आपका सपोज आपने 4th या 5th डे अपना टेस्टिंग किया है और उसमें CRP बहुत ज्यादा हाई है, सो देन ये जरूरी होता है कि हम उसको थोड़े दिनों बाद रिपीट करके अंडरस्टैंड करें कि आपका CRP कम हो रहा है। लेकिन इसको हमेशा क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ मैच करना जरूरी होता है। आपके ऑक्सीजन लेवल्स, आपका पल्स, आपका टेम्परेचर, ये जो 3 बेसिक पैरामीटर्स है, ये गाइड करते हैं कि अपने को ब्लड टेस्ट रिपीट करना है या नहीं करना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि वी आर नॉट ट्रीटिंग नंबर्स, हम नंबर्स नहीं ट्रीट करें, हमको सब नॉर्मल में लाकर हम ठीक हो गए ऐसा नहीं होता है। वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट। तो अगर पेशेंट क्लिनिकली अच्छा है, पेशेंट की ब्रीदिंग अच्छी है, पेशेंट को कोई डिस्ट्रेस नहीं है, उनके ऑक्सीजन लेवल्स आर अबव 95, 96 है, एंड देयर इज नो टेम्परेचर, उनका खाना पीना अच्छा है, भूख लग रही है, सो ये सब अच्छी साइंस है, ये सब साइंस रिकवरी की साइंस है। तो इन लोगों में हम लोग ब्लड टेस्ट रिपीट नहीं करते हैं बिकॉज देयर इज नो क्लिनिकल इंडिकेशन। लेकिन अगर उसके उल्टा अगर पेशेंट को टेम्परेचर आ रहा है, उनका सैचुरेशन ऊपर नीचे होता जा रहा है और फिर उनको तकलीफ हो रही है, वो थक रहे हैं, चेहरे पर से भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बीमार है, जब हम वीडियो कंसल्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि आप फुल सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं या नहीं, या आप बहुत खांस रहे हैं। तो वीडियो कंसल्ट से हम काफी कुछ गेज करने की कोशिश करते हैं। हम कई बार पेशेंट्स को हमारे सामने पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रीडिंग्स हम खुद देखना चाहते हैं कि आपने सही उंगली पे सही टाइम के लिए लगाया है या नहीं। अगर पैरामीटर्स लग रहे हैं कि दे आर नॉट राइट, तो फिर हम CRP और बाकी के D-dimer वगैरह रिपीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एक और क्वेश्चन है कि कोविड से मतलब रिकवर होने के बाद भी 2 हफ्ते के बाद भी सारे सिम्टम्स बाकी दिख नहीं रहे, बट फिर भी 1 महीने तक हल्की बहुत खांसी आती रहती है। सो इज दैट अ रीजन टू पैनिक फॉर सम पीपल? नो, आई वुड से नो। आई थिंक ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भले ही आप कोविड से रिकवर हो गए हो, पर सॉल्ट वाटर गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशंस, ये 2 चीजें आपको करते ही रहना है। और ये जो पोस्ट कोरोना जो है ड्राई कॉफ, पोस्ट कोरोना फटीग यानी थकान, पोस्ट कोरोना डिप्रेशन, ये बहुत ही अभी कॉमन चीजें हैं जो अब ज्यादा देखने में आ रही है कि लोगों का कोरोना ठीक हो जाता है लेकिन उनको फिर भी 2-3 महीने तक थकान रह सकती है। तो वो रिकवरी पीरियड है ना, हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, लेकिन इवेंचुअली खांसी चली जाती है। डाबर हनी टस और जो घरेलू नुस्खे हैं, काढ़ा वगैरह, उस टाइम पे वो कंटिन्यू रखिए।
वो आपको हेल्प करेंगे टू अवॉइड द यूज ऑफ मोर मेडिकेशन। कफ सिरप वगैरह, आप जो माइल्ड कफ सिरप है, एलेक्स हुआ या हम आपको दूसरे जो देते हैं प्रिकरेक्स वगैरह, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राई कॉफ को जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये और एक ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जैसे योगासन और प्राणायाम भी कंटिन्यू करते हैं, लाइट एक्सरसाइजेज, आप वॉक पे जाते हो, आपका धीरे धीरे फिटनेस इंप्रूव होता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में जैसे हार्ट पेशेंट को अटैक के बाद एक रिहैब प्रोग्राम रहता है, थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेज, फिर थ्रेडमिल पे चलना, फिर रनिंग करना, उनका फिटनेस इंप्रूव करना, जैसे कोविड के लिए भी है। तो एग्जाम्पल, तो इन शॉर्ट वैसे रिहैब प्रोग्राम वो वीडियो पे आपको एक्सरसाइज कराते हैं, ब्रीदिंग कराते हैं, योगासन प्राणायाम कराते हैं, तो धीरे धीरे आपकी फिटनेस इंप्रूव होती है। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू। डॉक्टर, जैसे आपने योगासन और प्राणायाम और एक वो प्रोनिंग वाला भी एक बताया था, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लंग्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए व्हाट आर द स्पेसिफिक थिंग्स दैट पीपल कैन डू, which प्राणायाम, बिकॉज प्राणायाम भी बहुत नहीं, I will share two important things here. एक तो है ना, गुब्बारे फुलाइए, सिंपल ब्लो बलून्स, कि जब आप बलून्स ब्लो करते हैं तो यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर लंग कैपेसिटी। तो गुब्बारे अगर आप रोज 10-12 गुब्बारे फुलाते हैं तो दैट्स वेरी गुड। और दूसरा, जो आपके मंदिर में जो शंख होता है ना, वो शंख बजाना है, तो वो शंख से भी आपके जो लंग्स है वो पूरे एक्सपैंड होते हैं, तो दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। एक थर्ड चीज है, आप कोई 10 ml की सिरिंज लेके उसका वो प्लंजर जो है उसको उल्टी साइड से ढकेल के उसको पुश करने की कोशिश करिए। इतना आसान नहीं है, बहुत दम लगता है, एंड दैट आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लंग कैपेसिटी। और एक हम लोग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करके बोलते हैं, जिसमें एक मशीन होती है जिसमें 3 बलून्स होते हैं अलग अलग कलर के या बॉल्स होते हैं, हाँ, तो उनको ब्लो करके उनको धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे नंबर पे लाना है। पहले आप 250 करिए, फिर उसी को 350 के तक ले जाइए। सो यू कैन गिव योरसेल्फ एन ओन इंसेंटिव एवरी टाइम एंड ट्राई एंड ब्रीथ वेरी डीपली एंड हेवीली, सो दैट हेल्प्स। और धीरे धीरे यू विल ओनली सी द नंबर्स इम्प्रूव। तो आई थिंक ये 3-4 चीजें which can be easily done by all the people. Doctors, thanks a lot. There is one permission that I want to take from both of you. काफी रिक्वेस्ट आ रही है टू शेयर योर contacts for teleconsultation, video consultation. So is it possible for you to check contacts? बेसिकली मैंने जो पहले बताया वैसे हमारा ही हॉस्पिटल का डॉक्टर रेनू और हम रेगुलरली एक जियो हेल्थ हब ऐप है, जियो हेल्थ हब ऐप, आई जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। वो ऐप डाउनलोड करके वो आराम से, जैसे डॉक्टर रेनू बता रहे थे, कंसल्टेशन कर सकते हैं, मेडिसिन हम उसमें ही प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं, उनको ईमेल भी आ जाता है, उनको ऐप में ही दिख जाता है प्रिस्क्रिप्शन विच दे कैन ऑर्डर फ्रॉम द केमिस्ट। क्योंकि मुझे पता है कोविड पेशेंट ऐसे बाहर जाके, मैंने बाहर दूसरी जगह पे देखा है, लोग जाते हैं डॉक्टर को दिखा के आ जाते हैं, मुझे थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि आप खुद कोविड हो, आप और लोगों को एक्सपोज कर रहे हो। तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आई पुट इट इन द चैट बॉक्स। इट इज द ऐप, वेरी सिंपल, कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन, डॉक्टर रेनू इनका नाम डाल के या फिर मेरा नाम ये करके दे कैन बुक द कंसल्टेशन आल्सो, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ये ऐप का नाम है जियो हेल्थ हब। या आई विल पुट इन द चैट बॉक्स। एक और बताना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो रिलायंस के खुद के होम क्वारंटाइन पैकेजेस है, उसमें क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली डॉक्टर के साथ टच में रहते हैं, आपको डॉक्टर के 5 कंसल्टेशंस मिलते हैं, जैसे आपको 3rd डे, 6th डे, 8th डे, 10th डे, आपको नर्स भी आपके कंसल्टेशंस करती है, साथ में डाइटिशियन भी आपको एक बार, सब वीडियो पर होता है। कोई भी जहां तक हो सके वी ट्राई एंड अवॉइड फिजिकल थिंग्स अनलेस आप हायर पैकेजेस में जाते हो जहां पर आपको फिजिकली भी देखने आते हैं नर्सेस। पर ये पैकेजेस में एंजाइटी थोड़ी कम रहती है बिकॉज यू आर अंडर कॉन्स्टेंट सुपरविजन। कोई ना कोई आपको देखते रहता है, आपको मिलते रहता है, आपसे पूछते रहता है, तो आप अपनी एंजाइटीज उससे डिस्कस कर सकते हैं। So these packages are not very expensive. They are very good. They are very reassuring, I would say. One thing I want to say कि ये पैकेज बेड की कोई गारंटी नहीं देता है। खुदा ना खास्ता आपको अगर बेड की जरूरत पड़े तो बीएमसी से कांटेक्ट करना पड़ता है, बेड इसके थ्रू नहीं मिलता है, बट द डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल for you through these packages. So इसमें most important मैं और एक दो चीज बताना चाहता हूँ। Hospital is not making any money out of it. They are in fact losing, but as a social cause or maybe as
I mean, there may be another policy that branding हो रहा है. Maybe that is the reason. So basically the costs are very less. I think it's hardly 150 rupees per day. ऐसा कुछ तो भी है. अगर आपको एडमिट होना पड़ा तो आपका वापस जितना आपका कंसल्टेशन हो गया उतना छोड़ के 500-600 रुपीज बाकी आपको लौटाते भी है. तो पैकेजेस जो डॉक्टर रेनू बोल रहे थे कि वो उसमें हर तीसरे दिन हम बात करते हैं, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग हमारी टीम के थ्रू हमसे फोन पे बात कर लेते हैं, तो एंजाइटी रिलीव हो जाती है. साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन भी रहते हैं, तो खाने का ये साइकोलॉजिस्ट उनके साथ बात करते हैं, तो वो भी एक थोड़ा फर्क पड़ता है. नर्सेज उनको एवरी सेकेंड डे उनका ऑक्सीजन कैसा है, फिजिकली भी कोई स्पेशल पैकेजेस में उनको खुद को जाके मिलते हैं, तो ये बहुत फर्क पड़ जाता है. 10-15 डेज का पीरियड वो बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत स्मूथली जाता है. यस Doctor, in the interest of time, one last question. It is more of a clarification. ICMR के जो latest guidelines है, वो कहते हैं 10 डे, वो recommend करते हैं 10 days का quarantines. While in your presentation you have given 14 to 17 days. So please इसे एक बार clarify करोगे, because ये 2-3 बार तो बेसिकली क्या होता है ना, बहुत 10 दिन का क्वारंटाइन हम उन्हीं लोगों को बोलते हैं जिनका वायरल लोड बहुत कम है. लेकिन प्लीज ये आप है ना, ये 10 नंबर्स के साथ कंफ्यूज मत करिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है ये समझना है, सो दैट यू आर नॉट इन्फेक्शियस टू एनीबडी एल्स. एंड देयर इज इनफ स्टडीज टू शो कि 14 डेज का टाइम इज द ऑप्टिमम टाइम फॉर यू टू गेट रिड ऑफ द इन्फेक्शन. सो यू आर नॉट अ थ्रेट टू एनीबडी एल्स. जगह जगह every state has their own set of things, but 10 days is only for people who have a very low viral load. So ये फिर क्या हो जाता है, बहुत ही specific cases हो जाते हैं. I would not make it a blanket thing. Blanket thing में अगर सबको follow करना है तो 14 days is the standard. फिर आप उसको BMC ने अभी उसको 17 days कर दिया है, कोई और उसको 10 days के लिए करता है, तो these are all variations from the standard. Standard is 14 days. अगर आपका डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली बोलता है कि आपका वायरल लोड तो एकदम मिनिमल है एंड यू कैन बी आउट आफ्टर 10 days, बट वी वांट टू डू 2 repeat RT-PCRs, then those are exceptional cases, but not a general norm. बट इसमें मैं बताना चाहता हूँ 10 दिन का ICMR का है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी 14 and 17 days बोल रहे हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको सिम्टम्स बहुत पहले थे, फीवर खत्म हो गया था, फिर 10 days हो गया तो भी ठीक है, बट आपको 8वें-9वें दिन भी फीवर आया है तो इसका मतलब आपका 10 days नहीं है. उन्होंने आधा स्टोरी पढ़ा है. यू शुड बी हैविंग नो फीवर एंड सिम्टम्स फॉर मिनिमम 3 days. एटलीस्ट फीवर शुड नॉट बी देयर. तो 9वें दिन पे फीवर है तो आपको और 3 days यानी 13 days तक आपको एक्सटेंड करना है आपका आइसोलेशन. बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है. थिंग्स शुड बी सिंपल. दैट्स व्हाई 2 weeks. आई थिंक दैट इज वेरी गुड आउटलुक. नहीं तो हम जो एडमिटेड पेशेंट का कोविड टेस्ट करते हैं, खास करके जो बहुत ओल्ड होते हैं, बेड रिडन होते हैं, पैरालिसिस वाले पेशेंट है, उनका तो 2-2 महीने तक भी पॉजिटिव आया हुआ है, बट दे विल नॉट स्प्रेड इट टू अदर्स. दैट्स व्हाट वी हैव सीन. I thank everyone. I know a lot of questions were coming. I'm very sorry कि मैं सारे questions नहीं ले सका क्योंकि time की पाबंदी है. I'm very thankful to the doctors for taking out their time. I am thankful for the participants to stay patiently listen to all the interesting discussion that we have had. मैं thank करूंगा MVPM को for providing all this platform and connecting us with the doctor. And डॉक्टर्स के साथ टेली कंसल्टेशन का भी हमने बता दिया है कि जियो हेल्थ हब ऐप एक है, उसको आप कर सकते हैं डाउनलोड, और वहां से आप डॉक्टर्स के साथ, ये दोनों डॉक्टर्स के साथ टेली कंसल्टेशन का बुकिंग कर सकते हैं. So thanks a lot everyone again, and stay safe. Jai Shri Krishna. Take care. I think one important thing, don't forget the mask. Mask is the most important. Mask ये is the हमारे most important. और अभी तो मुझे लगता है वैक्सीन जल्दी से जल्दी लो, ये बताने की भी जरूरत नहीं. जैसे हम विजुअल्स देख रहे हैं, लोग बहुत ईगर हो गए हैं. स्टार्टिंग में हेजिटेंसी था, वैक्सीन ले नहीं ले, कौन सा अच्छा, कब आएगा, तब हम उसके लिए रुकेंगे. अब लोगों को पता चल जाए जो भी है वो अच्छा ही है. वी शुड बी प्रोटेक्टेड. लेकिन आई थिंक मास्क भूलना मत. आप चाहे वैक्सीन ले ले पर फिर भी मास्क रहेगा, क्योंकि कोरोना के वेरिएंट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे. लेकिन मास्क हमेशा आदत ही डालो. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे चश्मा पहनते हैं वैसे मास्क पहनो. दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड. Okay, and thank you once again to Maheshwari Vidya Pracharak Mandal team committee and Darshit for giving this opportunity.
and to my co-host for her really lucid presentation about home quarantine. Thank you all for sparing your Sunday time. Yeah. Thank Good you. day. Thank you. Thank you. Have a good Sunday. Stay Yeah. safe, Mr. Krishna. Take care. Just